नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसे कि दोस्तों हम इंटीग्यूमेंट्री जो सिस्टम है दोस्तों वो हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की ये दूसरी क्लास है। काफ़ी सारे जो सिस्टम्स हैं दोस्तों वो हमने इसके अंदर पढ़ लिए हैं। अगर हम बात करें तो मैंने आपको ओबीजी सिस्टम, ओबीजी जो सब्जेक्ट है वो पूरा पढ़ा दिया है। एंडोक्राइन की बात कर ली हमने, जीआई ट्रैक्ट पढ़ लिया है हमने। इसके अलावा हमने रीनल सिस्टम या जेनेटो यूरिनरी जो सिस्टम है दोस्तों वो भी पढ़ लिया है हमने। ठीक है, इसके अलावा हमने नर्वस सिस्टम की बात की है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ लिया है, आई पढ़ लिया है, ईयर पढ़ लिया है और कुछ हमने जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी क्या किए हैं दोस्तों, पूरे किए हैं। और अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इंटीग्यूमेंट्री है। सिर्फ हमारी दूसरी क्लास है और 3 क्लास के अंदर ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये लास्ट क्लास आपकी कल लूंगा जिसके अंदर मैं इस पूरे सब्जेक्ट को क्या कर दूंगा दोस्तों, क्लियर कर दूंगा। आज की क्लास में अगर हम बात करें दोस्तों, हम किन किन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो एक तो हम आज की टॉप क्लास में पढ़ेंगे जो प्रेशर जो शोर है दोस्तों, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक स्किन जो कैंसर है उसके बारे में हम बात करेंगे, स्किन कैंसर के बारे में बात करेंगे। और एक दोस्तों हम हर्पिस जोस्टर के बारे में बात करेंगे, हर्पिस जोस्टर के बारे में बात करेंगे, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सिंजेल्स के नाम से भी जानते हैं। हर्पिस जोस्टर या सिंजेल्स के बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। ठीक है, हर्पिस जोस्टर या सिंजेल्स के बारे में बात करेंगे। तो इन 3 डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे। फिर हमारा सिर्फ एक टॉपिक इसमें बच जाएगा, वो बचेगा आपका बर्न। बर्न जो है वो मैं कल की क्लास में कराऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन है बर्न से रिलेटेड, वो सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो मैं आपको एक ही क्लास में क्या करवा दूंगा, खत्म करवा दूंगा। उसी के साथ आपकी जो इंटीग्यूमेंट्री की जो क्लास है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके सामने है कि एक क्लाइंट विद ए स्पाइनल कोड इंजरी। हमने स्पाइनल कोड इंजरी जो है वो पूरा पढ़ा हुआ है, तो जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है नर्वस सिस्टम में जाके उसको देख सकता है अच्छे से। टेंड्स टू एज्यूम द लो फॉलोअर पोजीशन एक्सेसिवली। ठीक है, ऐसा पेशेंट है दोस्तों वो एक्सेसिवली बहुत ज्यादा रूप से क्या ले रहा है, लो फॉलोअर जो पोजीशन है दोस्तों वो ले रहा है। वो इसमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। प्लेस एन एक्स over the area of the body that is most vulnerable to the development of a pressure ulcer in this client। मतलब बस इस पूरी इमेज के ऊपर हमें कहीं पे एक एक्स लगाना है, एक क्रॉस लगाना है, जहां पर क्या हुआ है दोस्तों, उस पेशेंट को सबसे ज्यादा चांसेस हैं किस चीज के, प्रेशर अल्सर के डेवलपमेंट होने के। कि भाई जो प्रेशर अल्सर है दोस्तों वो कहां पर इस क्लाइंट के अंदर क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा चांसेस होंगे डेवलप होने के। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर मान लो ऑप्शन के रूप में आता तो ऐसे आ सकता है, जैसे मान लो यहाँ ए लिख दे, ठीक है, इधर बी लिख दे, फिर इधर ये सी लिख दे, इसके बाद में इधर ये डी लिख दे। फिर आपको बताएगा, बताओ इसमें क्या आंसर आएगा कि सबसे ज्यादा चांसेस क्या होंगे, ए बी सी या डी, कौन सी साइड पे सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। तो ऐसे इसके ऑप्शन भी बन सकते हैं, आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो नहीं दिए हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा डिसऑर्डर है दोस्तों। अगर हम प्रेशर शोर की बात करें, एक बहुत अच्छी इंजरी है जिससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्या पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी सारी चीज़ें हमें आज सीखने को इसमें मिलने वाली हैं। तो हम बात करें कि मैं आपको प्रेशर शोर में या प्रेशर अल्सर में क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो पहले हम डेफिनेशन और पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, फिर कौन कौन सी पोजीशन के अंदर कौन कौन सी साइड को अफेक्ट कर सकता है, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, कौन कौन सी इसकी स्टेजेस होती हैं, इससे जो वुंड बनता है उससे कौन कौन से टाइप के क्या बन सकते हैं, एक्सोडेट्स हैं वो रिलीज हो सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे, एक मैं आपको ब्रेडन स्केल के बारे में पढ़ाऊंगा, और फिर हम बात करेंगे दोस्तों इसके मैनेजमेंट के बारे में। फिर हम इसके मैनेजमेंट के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहला प्रेशर शोर की डेफिनेशन। प्रेशर शोर जो है दोस्तों इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, इसे प्रेशर शोर भी कहते हैं, इसे हम प्रेशर शोर के नाम से भी जानते हैं, प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं, इसे बेड शोर भी बोलते हैं, बेड शोर भी बोलते हैं, इसे प्रेशर इंजरी भी बोलते हैं, प्रेशर इंजरी के नाम से भी जानते हैं। और एक तो नाम आप सबको पता ही होगा, डेक्यूबाइटस अल्सर, डेक्यूबाइटस अल्सर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो इसके सभी नाम है, एक ही नाम है दोस्तों, एक ही डिसऑर्डर है ये। चाहे आप इसको प्रेशर शोर बोल दो, प्रेशर अल्सर बोल दो, बेड शोर बोल दो, प्रेशर इंजरी बोल दो, या फिर आप इसको क्या बोल दो, डेक्यूबाइटिस अल्सर बोल दो। तो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है दोस्तों किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी चीज आपसे पूछ सकता है, वो चाहिए इनमें से कोई भी नाम आपको वो ये देकर पूछ लेगा। अब क्या होता है इसकी डेफिनेशन और पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है ये। तो डेफिनेशन क्या है दोस्तों, प्रेशर शोर, मैं एक ही लिखूंगा ऐसे तो है नहीं, हर बार सारे लिखूंगा। तो प्रेशर शोर इज द इंजरी ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर ऑन स्किन, स्किन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, कुछ नहीं है, रटने का कोई चीज है ही नहीं, रटना भी है भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में हमें को लिखना तो है नहीं।
जो ऑप्शन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है। सीधी सी बात है दोस्तों कि इंजरी होती है, लेकिन सिर्फ स्किन की नहीं होती, स्किन के नीचे पाए जाने वाले जो टिश्यूज जो होते हैं दोस्तों उनके अंदर भी क्या हो सकती है, इसकी इंजरी हो सकती है। ठीक है, एपिडर्मिस में हो सकती है, डर्मिस के अंदर हो सकती है, सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज है उनमें हो सकती है, फिर उससे आगे आप अगर नीचे की तरफ जाओगे तो जो मसल्स हैं उनमें हो सकती है। ठीक है, बोन टेंडन वहां तक भी क्या हो सकता है, ये इंजरी हो सकती है। तो इन सब की इंजरी है। तो अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, स्किन के नीचे पाए जाने वाले सभी टिश्यूज की। कारण क्या होता है दोस्तों, प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर ऑन स्किन, की जो स्किन है उसके ऊपर काफी लंबे समय तक प्रेशर बना रहे, काफी लंबे समय तक क्या बना रहे दोस्तों, प्रेशर बना रहे, तो उसके कारण क्या होती है, इंजरी। आप कहोगे सर ऐसे तो नहीं होता कि मैं, ऐसे तो होगा नहीं दोस्तों कि आप रात को सोए और सुबह आपको प्रेशर अल्सर हो जाएगा। तो प्रेशर इंजरी हो और वो भी क्या हो, लंबे टाइम तक हो, तो सॉरी जो प्रेशर है वो बना रहे और वो भी लंबे टाइम तक बना रहे, तो उसके कारण प्रेशर शुरू होता है। क्यों बनता है, बात करते हैं एक बार हम। एक्चुअली में दोस्तों कि क्या होता है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड काफी लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर, कि प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर के कारण क्या होता है दोस्तों कि जब प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर होगा तो जो प्रेशर जो माना जाता है ना दोस्तों, वो कितना माना जाता है, ऐसा कहते हैं कि कैपिलरी, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है दोस्तों, मान लो कि ये स्किन है, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज जो पाई जा रही है, ब्लड कैपिलरीज का जो प्रेशर है दोस्तों, उसके प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होगा तो क्या होगा दोस्तों कि ब्लड कैपिलरीज क्या होंगी, कंप्रेस होंगी। ये ब्लड कैपिलरीज क्या हो जाएंगी दोस्तों, कंप्रेस हो जाएंगे। कंप्रेस होने के कारण क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, ओक्यूल्ड हो जाएगी, और उसके जमने के कारण जो ब्लड है यहाँ पर कलेक्ट होगा, जिसके कारण छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, माइक्रोथ्रोम्बाई का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, आगे मैं समझाता हूं आपको। देखो प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर रहेगा तो व्हेन प्रेशर इज मोर देन कैपिलरी प्रेशर, कैपिलरीज जो है दोस्तों वो ब्लड सप्लाई कर रही है, अब उन कैपिलरीज का ही प्रेशर से भी आप क्या कर रहे हो, ज्यादा प्रेशर दे रहे हो, तो कैपिलरीज क्या होंगी, कंप्रेस होंगी। लगभग माना जाता है कि 36 mm ऑफ Hg से ज्यादा प्रेशर लगता है, मोर देन 36 mm ऑफ Hg है दोस्तों, उससे जब ज्यादा प्रेशर लगता है तो इसके कारण क्या करता है, ये ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी दोस्तों, ओक्यूल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ओक्यूल्ड करेगा किसको, ब्लड सप्लाई को, ओक्यूल्ड द ब्लड सप्लाई, क्योंकि कैपिलरीज ब्लड सप्लाई कर रही है। अब वो ब्लड सप्लाई क्या होगी दोस्तों, ओक्यूल्ड हो जाएगी, रुक जाएगी, वो ब्लड सप्लाई ओक्यूल्ड होगी, रुकेगी, और रुकने के कारण जो ब्लड है वो थोड़ा सा वहां पे कलेक्ट होगा, उसके कारण फॉर्मेशन होता है वहां पे माइक्रोथ्रोम्बाई का। तो ओक्यूल्ड द ब्लड सप्लाई एंड फॉर्मेशन ऑफ, दोनों चीजें, ठीक है, ये भी और ये भी, ब्लड सप्लाई के कारण भी, और माइक्रोथ्रोम्बाई मतलब छोटे छोटे थ्रोम्बस बनना, माइक्रोथ्रोम्बाई का मतलब छोटे छोटे क्या बन जाते हैं दोस्तों, थ्रोम्बस बन जाते हैं। तो ब्लड सप्लाई के रुकने के कारण और माइक्रोथ्रोम्बाई के फॉर्मेशन के कारण क्या होगा दोस्तों कि टिश्यूज जो है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की क्या होगी सप्लाई, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगी दोस्तों उसके कारण क्या होगा, दोस्तों ऑक्सीजन सप्लाई कारण हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और हाइपोक्सिया होगा दोस्तों तो उसके कारण क्या होगा, जो टिश्यू है वो क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, डैमेज होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। जब टिश्यू डैमेज को हम किस नाम से जानेंगे, प्रेशर सोर या प्रेशर अल्सर के नाम से जानेंगे। ये मेरे को समझाना जरूरी था, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको पैथोफिजियोलॉजी देगा कि भाई पैथोफिजियोलॉजी लिखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये कैसे डेवलप हुई है। ठीक है, काफी लंबे समय का मतलब ये नहीं कि आप 1-2 घंटे तक सोए रहे हो, प्रेशर हुआ तो आपके हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। कि जैसे बेड रिडन जो पेशेंट होते हैं काफी लंबे समय तक वो उनकी पोजीशन दोस्तों आप चेंज नहीं करो और वो प्रेशर पड़ता रहे फिर और बढ़ता रहे। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, वो कोज करेगा क्या, ब्लड सप्लाई का ओक्लूजन, ब्लड सप्लाई ओक्लूजन होगा, माइक्रोथ्रोम्बाई बनेगी, जिससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी टिश्यूज को, दोस्तों उसके कारण क्या होगा, टिश्यू का डैमेज क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण फॉर्मेशन होता है किस चीज का, प्रेशर सोर का या प्रेशर अल्सर का। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो कि किस प्रकार से ये प्रेशर सोर या प्रेशर अल्सर बनता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पे, तो एक चीज हमने पढ़ ली, इसके बाद हम साइट्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी जो साइट हैं उसके ऊपर प्रेशर अल्सर बनते हैं। तो मेनली अगर हम साइट्स की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको इमेज के थ्रू समझाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये साइट्स हैं, तो साइट के अकॉर्डिंग दोस्तों अलग अलग पोजीशन में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई कौन सी पोजीशन के अंदर कहां पर अल्सर बनते हैं। ठीक है, कहां पर प्रेशर सोर या प्रेशर अल्सर बनने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों, ये पेशेंट कौन सी पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में है, तो सुपाइन पोजीशन में होगा तो पीछे वाले जो हिस्से होंगे दोस्तों उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, जो क्या करेगा, टच करेगा। ज्यादातर एक क्वेश्चन अगर आपसे डायरेक्टली पूछे कि कहां पर प्रेशर सोर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जहां पर जो बोनी प्रोमिनेंस होती है, बोन के कोई भी पार्ट बाहर को निकला हुआ होता है दोस्तों, जो टच करता है वो बोनी प्रोमिनेंस जहां पर होता है उस जगह पर इंजरी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि सपोर्ट मिल जाता है, एक तो ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, एक नीचे से भी सपोर्ट मिल गया, तो बीच की चीज क्या हो जाएगी दोस्तों, कंप्रेस हो जाएगी। अब ऊपर से प्रेस कर रहे हो, नीचे बोन है, बीच में टिश्यूज हैं, तो वो कंप्रेस होने के जो चांसेस है दोस्तों, फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने के कारण टिश्यू क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, बस आपको सोचना है कि हो क्या रहा है। भाई पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है तो बैक ऑफ हेड होगा, ठीक है, इस जगह पे ऐसे लेटा हुआ होगा तो यहां पर होगा, यहां पर
टच होगा तो स्कैपुला पे होगा, हाथ उसके इस प्रकार रहेंगे तो एल्बो पे होगा, ठीक है, पीछे की तरफ किस पे होगा, स्पाइन पे होगा, और नीचे आएगा तो सैक्रम पे होगा, या जो बटक्स वाला जो एरिया है उस पे होगा, और नीचे नीचे किस पे होगा दोस्तों, हील्स के ऊपर होगा। तो इन जगह पर क्या होता है, ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो पेशेंट है दोस्तों साइड लाइन पोजीशन के अंदर है, साइड लाइन पोजीशन में होगा तो एक तरफ वो ऐसे करके सोएगा, जब वो इस एक तरफ ऐसे करके सोएगा तो जो उसके ईयर है वो क्या होंगे दोस्तों, टच होंगे, तो ईयर के ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला हिस्सा टच होगा तो एक्रोमियन जो प्रोसेस है ना वो मेनली टच होगा, एक्रोमियन जो प्रोसेस है दोस्तों वो क्या होगा, टच होगा। इसके अलावा इधर की साइड वाले जो रिब्स हैं वो क्या होंगी, टच होंगी, ठीक है। यहाँ पर इलियक बोन है, जो इलियक क्रिस्ट है जो दोस्तों, वो इलियक बोन का इलियक क्रिस्ट है वो टच होगा, तो यहाँ पर होगा, और थोड़ा सा नीचे ग्रेटर जो ट्रोकेंटर है वहां पे टच होगा। इसके अलावा जो कॉन्डाइल्स है दोस्तों, मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स, ठीक है, मीडियल जो लेटरल कॉन्डाइल्स है नी के ऊपर, उस जगह पर क्या होगा दोस्तों, कंप्रेशन होगा, तो यहां पर होगा। इसके अलावा जो ये बाहर की तरफ जो मैल्यूलस निकला हुआ है, ठीक है, ये हड्डी से दिख रही है आपको, इस जगह पे होगा, और एक जो टोज है दोस्तों वहां पे होगा, ठीक है। थोड़ा सा बस आपको रटना नहीं है इनको, बस इमेज को देखो और समझो, बस इमेज को देखना है और समझना है कि भाई कहां कहां पर क्या हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, ठीक है। शायद आपको दिख रही होगी इमेज में थोड़ी सी, फिर भी ब्राइटनेस को, इसमें ब्राइटनेस कम ही है भाई, इससे कम होती नहीं, ठीक है। तो यहां पर इंजरी होगी। नेक्स्ट दोस्तों प्रोन पोजीशन के अंदर है, अब प्रोन में इस प्रकार से होगा, बस आपको सोचना है कि भाई कहां कहां हो सकता है। जब यहां पर होगा तो ऐसे तो नहीं कि पेशेंट ऐसे सोएगा, तो पेशेंट गर्दन को तो इधर ही इधर करके सोता है, तो इसके कारण क्या चिक्स और जो ईयर है दोस्तों उनके ऊपर होगा, ठीक है। इसके बाद इधर भी एक्रोमियन जो प्रोसेस है एक साइड में, ये एक्रोमियन प्रोसेस पे होगा। फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट है उनके अंदर होने के चांसेस होते हैं, मेल में यहाँ पर इस जगह पर चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंटीरियर सुपीरियर जो इलियक स्पाइन है दोस्तों, उस जगह पर क्या होंगे, इलियक बोन पे वहां पे चांस होंगे। मेल्स के जो जेनेटेलिया है वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, तो जेनेटेलिया में क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। इसके अलावा नीज पे होंगे, और क्या होगा दोस्तों, टोज जो है उस पे भी होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर आप फाउलर पोजीशन की बात करो तो फाउलर पोजीशन के अंदर दोस्तों ये पीछे की तरफ बैक ऑफ हेड है, वहां पर चांसेस होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके पुला वाला पार्ट है वहां पर चांसेस होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो सैक्रम वाला पार्ट है यहाँ पर क्या होंगे, चांसेस होंगे। इसके अलावा जो हील है, ठीक है, हील है वहां पर भी क्या रहेंगे, चांसेस रहेंगे, ठीक है। इसको समझने की चीज है भाई, इस पोजीशन में तो कहां रहेगा, ऐसा कोई रटने की चीज नहीं है, और आप इसको रटना भी मत, क्योंकि रट कर आप कितनी चीजें रटोगे, इतनी थोड़ी पार्ट रटने लगोगे आप। तो इमेज को देखो, 2-3 बार इमेज को अपने माइंड से निकालो, समझो कि यहाँ यहाँ ये है, और इससे क्या होती है, यहाँ पर प्रेशर सोर होने के चांसेस क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादा होते हैं। तो वो आपको चीज अपने आप ही क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें भी ऐसे कहते हैं कि भाई फाउलर पोजीशन में सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं ना दोस्तों, वो सैक्रम वाले रीजन पे होते हैं। सबसे ज्यादा मेन जो प्रेशर जो पड़ता है ना दोस्तों, वो किस पे पड़ता है, सैक्रम वाले रीजन के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। अगर आपको सारी भी दे रखी हैं तो भी आप इसका जो आंसर हो क्या करके आओगे, सैक्रम करके आओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर इसमें किस पे पड़ता है दोस्तों, सैक्रम के ऊपर पड़ता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, दो पूछ लेते हैं आपसे, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर या रिस्क फैक्टर से रिलेटेड। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं दोस्तों, देखो, पहला है इमोबाइल, जो पेशेंट बेड रिडन होते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, तो उनके क्या होगा दोस्तों, इमोबाइल रहेंगे, तो कंटिन्यूअस एक साइड के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या रहता है, इंक्रीज रहता है। तो उसके कारण क्या होता है, उनके अंदर प्रेशर होने के जो चांसेस होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद है इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, जो पर्सन दोस्तों पतले होते हैं, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, उनके अंदर भी इसके चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। कई सारे कारण मान सकते हो आप इसके, एक तो देखो उनके अंदर मसल्स कम होती हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली स्किन के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। एक सबक्यूटेनियस टिश्यूज कम रहेंगे, सबक्यूटेन क्योंकि प्रोटीन कम है, तो उसके कारण जो मसल्स उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज है दोस्तों वो भी कम रहेंगे, और एक जो पैडिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि जो टिश्यूज जो है वो पैडिंग बनाते हैं ना, कोई एकदम पतला है उसकी हड्डी ऐसे कैसे टच होती है, मेरी तरह देखो ऐसे बिल्कुल क्या रहेगी, टच हो जाएगी डायरेक्टली। लेकिन जो मोटे लोग रहते हैं उनके क्या पैडिंग बनती है, तो उससे क्या होता है कि बोन का जो प्रेशर है ना वो कम पड़ता है, ठीक है। एक तरफ से तो प्रेशर पड़ेगा, लेकिन एक तरफ से जो बोन वाला प्रेशर है वो डायरेक्टली नहीं लग पाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, कम प्रेशर लगता है, तो वो पैडिंग भी क्या रहती है, इनकी कम रहती है, तो उसके कारण भी सबक्यूटेनियस टिश्यूज कम, मसल्स कम, पैडिंग कम, तो इन सब के कारण क्या होता है दोस्तों, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन के कारण। दूसरा, इनके अंदर वुंड हो भी गया तो हीलिंग में भी क्या होती है, टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि हीलिंग के अंदर मान लो प्रोटीन की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, जो न्यूट्रिशन ही कम है तो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर उसका वुंड जल्दी से क्या नहीं होगा दोस्तों, हील भी नहीं हो पाएगा। तो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन भी इसका क्या हो गया, एक रीजन हो गया है, ठीक है। इसके अलावा क्या इसका रीजन हो सकता है दोस्तों, एक हो सकता है इसका रीजन इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। पेशेंट क्या है दोस्तों, बेड रिडन है,
बेड रिडन पेशेंट है मान लो, ऐसे सोचो इनको याद करने के लिए, एक पेशेंट है वो लेटा हुआ है, हिल नहीं पा रहा है, इमोबाइल हो गया है वो, ठीक है, अब सही से होश में नहीं है, कोमा में है, समझने के लिए समझो, कोमा में तो उसको न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, याद करने के लिए समझा रहा हूँ। इनकॉन्टिनेंस होगा दोस्तों, क्या होगा इनकॉन्टिनेंस में, फीसेज एंड यूरिन पास करेगा वहीं पे, और ये फीसेज और जो यूरिन जो पास करेगा तो ये क्या कोज करती है दोस्तों, स्किन इरिटेशन कोज करती है, स्किन की क्या कोज करती है, इरिटेशन कोज करती है, और ये स्किन इरिटेशन के कारण जो प्रेशर सोर है दोस्तों उसका क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो इनकॉन्टिनेंस के कारण भी होगा, ठीक है। फोर्थ है दोस्तों इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, अगर ब्लड सप्लाई है दोस्तों वो सही तरह से नहीं हो रहा है, या ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम है, पहले से ही पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, प्रेशर पड़ेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल रुक जाएगी, तो उसके कारण चांसेस क्या होंगे दोस्तों, ज्यादा होंगे। कैसे, जैसे एडिमा की कंडीशन है, किसी भी पेशेंट को मान लो एडिमा हो गया, ठीक है, एडिमा में पहले से कम प्रेशर होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई रुकेगी और उसके साथ में प्रेशर भी पड़ रहा है, तो प्रेशर सोर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। जैसे कि एनीमिया हो गया, पेशेंट को दोस्तों एनीमिया है, तो एनीमिया के कारण भी ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, कम होगी, तो उसके कारण भी होगा, ठीक है। या फिर कोई भी दोस्तों सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है, उसको ब्लड से रिलेटेड कोई भी हार्ट जो है सही से सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई उसके पहले से ही कम हो रही है और फिर प्रेशर पड़ रहा है, तो उसके कारण भी दोस्तों चांसेस जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, उसके कारण भी चांसेस क्या हो जाएंगे दोस्तों, बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है पांचवा पायरेक्सिया, पायरेक्सिया मतलब फीवर होना। फीवर के अंदर क्या होगा दोस्तों, सीधी सी बात है कि फीवर के अंदर सिंपल सी बात आप कहोगे, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर पहले ही ऑक्सीजन मिलने में प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, और पायरेक्सिया हुआ तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है दोस्तों वो और ज्यादा क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है, तो उसके कारण भी होगा। इसके बाद है एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ती है दोस्तों इसके जो चांसेस है प्रेशर सोर के पेशेंट के अंदर क्या पाए जाते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। कारण कई सारे होते हैं इसके, जैसे कि जो स्किन की जो इलास्टिसिटी है ना दोस्तों वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्किन की इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये मत कहना सर स्किन उनकी तो खिंचती रहती है, खिंचकर वापस नहीं जा रही ना, इस रबड़ है इलास्टिक है, खिंचता है वापस चला जाता है, उनकी तो बाहर निकली हुई रहती है, तो वापस नहीं जा रही है अपनी जगह पे, तो स्किन की जो इलास्टिसिटी है दोस्तों वो भी क्या हो जाती है, इसकी कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो सीबेसियस जो ग्लैंड का जो सीक्रेशन है दोस्तों वो भी एजिंग में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सीबेसियस ग्लैंड का जो सीक्रेशन है दोस्तों वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो एजिंग के कारण इसमें क्या करते हैं दोस्तों, कोज करते हैं। इसके अलावा जैसे मॉइस्चर है, ठीक है, तो जो मॉइस्चर जो होता है ना दोस्तों वो क्या करता है, स्किन मैसिरेशन कोज करता है। मान लो सीधा उसको आप गीले में रखोगे, हमेशा गीले में ही रहेगा, तो जो स्किन वो क्या होने लग जाती है, डैमेज होने लग जाती है, ठीक है, तो स्किन मैसिरेशन कोज हो जाता है, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट होकर उसका क्या हो जाता है दोस्तों, डैमेज होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो उसके कारण भी ये हो सकता है। और भी कई सारे फैक्टर हैं, सारे पढ़ते हैं क्योंकि ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है, तो आपको सारे पता होने चाहिए। कोग्निटिव इंपेयरमेंट, कोग्निटिव इंपेयरमेंट इसको समझो कैसे, कोई भी पर्सन है दोस्तों उसको मान लो पेन फील ही नहीं होता, ठीक है, और वो एक साइड पे पड़ा हुआ है, उसको कोई चीज चुभ रही है, उसके प्रेशर पड़ रहा है लेकिन उसको दर्द ही नहीं हो रहा। तो ऐसे पेशेंट जिसको दर्द ही नहीं हो रहा है दोस्तों, तो वो कंटिन्यूस उसी जगह उसी एक ही तरफ पड़ा रहेगा वो, तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, प्रेशर कंटिन्यूस बना रहेगा ऐसे पेशेंट के अंदर, तो उसके कारण भी प्रेशर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे दोस्तों, बढ़ जाएंगे, ठीक है। स्किन में बड़ी चीज है कि स्किन है ना ड्राई होगी ना दोस्तों, तो स्किन ड्राई होगी तब भी चांसेस है, और मॉइस्ट ज्यादा हो जाए तो भी चांसेस है। तो ड्राइनेस के कारण भी क्या हो जाती है, स्किन सपल होती है, मतलब कि जो स्किन की जो पावर है दोस्तों इलास्टिसिटी की, बेंडिंग होने की, मुड़ने की, ठीक है, वो सब क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। तो ये सब ड्राइनेस के कारण भी क्या हो सकता है, प्रेशर सोर या प्रेशर जो अल्सर है दोस्तों वो क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। फिर एक है दोस्तों फ्रिक्शन एंड शियरिंग फोर्स, मतलब आपने स्किन पे ज्यादा खिंचाव दिया, ज्यादा फ्रिक्शन दिया, ठीक है, तो उसके कारण स्किन के ऊपर टेंशन ज्यादा बढ़ेगा, तो टेंशन के कारण क्या होगी, इंजरी होने के चांसेस क्या हो जाएंगे दोस्तों, बढ़ जाएंगे। फ्रिक्शन होने के कारण या शेयरिंग ज्यादा फोर्स खिंचाव के कारण दोस्तों स्किन को आपने क्या किया, फ्रिक्शन हुआ कहीं से भी, तो वहां उस जगह पे भी चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। इसके अलावा शेयरिंग फोर्स के कारण भी क्या होगा दोस्तों, ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे, मतलब खींचने का जो फोर्स है वो ज्यादा हो तभी भी इसके चांसेस क्या हो जाते हैं दोस्तों, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। एक है ये 11वां लिखता हूं मैं, कुछ रीजन है बता दूंगा आपको। एक है दोस्तों इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स के कारण भी हो सकता है, पेशेंट के हमने कोई भी इक्विपमेंट लगा दिया और कंटिन्यूसली वो लगा हुआ है, ठीक है, उसके कारण जो पेशेंट है दोस्तों वो मॉइस्ट हो रहा है वहां पे, वो कंटिन्यूसली उस इक्विपमेंट के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, उसको प्रेशर फील हो रहा है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, प्रेशर अल्सर हो सकता है। तो मेडिकल इक्विपमेंट्स के कारण भी प्रेशर अल्सर क्या हो सकता है दोस्तों, प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। या फिर आप दोस्तों बेड है वो क्लीन नहीं है, उसके ऊपर आपने कुछ सामान वामान गिरा रखा है, वो उसको चुभ रहा है कंटिन्यूसली, वो प्रेशर कोज कर रहा है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, पेशेंट को इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे कोजेज हैं। अब कैसे याद करोगे,
ये भी जरूरी है, क्योंकि आप कहोगे सर कैसे याद करें, इतने सारे तो बता दिए। तो 4 तो मैंने आपको आई बताए हैं। आई वाले तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक आदमी है लेटा हुआ है कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, कोमा में है वो। अब कोमा में है तो एक तरह से मूवमेंट नहीं कर रहा, तो क्या हो गया, इमोबाइल हो गया। खाने में भी उसको हमें दिक्कत होगी, कोई खुद तो मांगेगा नहीं वो, तो उसके कारण न्यूट्रिशन में भी क्या होगी दोस्तों, उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वहीं पर ही फीसेज और यूरिन पास करेगा, उसके कारण होगा, ठीक है। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी मान लो कि वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। समझाने तो 4 तो क्या हो गए, आई हो गए, 4 हो गए आई 4। फिर हो गए दोस्तों आपके, ठीक है, पाम, I4, फिर पाम हो गए, PAM पाम, ठीक है। पायरेक्सिया, एजिंग और मॉइस्चर। फिर तो बिल्कुल सिंपल है, CDE और F, ठीक है। कॉग्निटिव, इसके बाद ड्राइनेस, इक्विपमेंट्स और फ्रिक्शन या शेयरिंग, ठीक है। तो I4, पाम, CDE है, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स दैट कैन डेवलप या कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स दैट कैन डेवलप द प्रेशर सोर या प्रेशर अल्सर, ठीक है। तो इन सबके कारण क्या हो सकता है, प्रेशर सोर या प्रेशर जो अल्सर है दोस्तों, वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। एक बार जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ रिवाइज करो, आंखों को बंद करो और फिर बोलो। I4 इमोबाइल, I4 इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, I4 इनकॉन्टिनेंस, I4 इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। फिर इसके बाद में नेक्स्ट P4 पायरेक्सिया, A4 एजिंग, M4 मॉइस्चर, फिर C4 कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, D4 ड्राइनेस, E4 इक्विपमेंट्स, F4 फ्रिक्शन या शेयरिंग फॉर्स। बस खत्म हो गए, ठीक है। एक दो बार, जैसे 2 बार मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, एक बार और आप कर लेना, बस हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम स्टेजिंग की। इसके बाद हम स्टेजिंग की बात करते हैं, प्रेशर सोर की, ठीक है। तो प्रेशर सोर की जो स्टेजिंग है दोस्तों, वो 4 स्टेजिंग होती है मेनली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज। 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। एक एक करके समझाता हूं, फिर बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है दोस्तों स्टेज फर्स्ट। ये स्टेज फर्स्ट बिल्कुल शुरुआत होती है, शुरुआत होने के कारण इतना ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता कि वहां पर क्या हो जाए दोस्तों, कि जो स्किन है उसका डैमेज हो जाए। तो स्किन तो यहाँ पर क्या रहती है, इंटैक्ट रहती है। स्किन क्या रहती है दोस्तों, इंटैक्ट रहती है, लेकिन नॉर्मल तो होगी नहीं, क्योंकि नॉर्मल हुई तो फिर प्रेशर अल्सर उसमें आएगी नहीं, है प्रेशर अल्सर में आएगी नहीं। तो स्किन तो क्या रहती है दोस्तों, बनी रहती है। लेकिन जो स्किन है दोस्तों, वो क्या हो जाती है, रेड हो जाती है। स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है। इसे हम इरीथीमा के नाम से जानते हैं। मतलब स्किन के अंदर रेडनेस आ जाती है, तो स्किन इरीथीमा बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ब्लैंचिंग प्रेजेंट नहीं रहती, ब्लैंचिंग एब्सेंट ऑन अफेक्टेड एरिया। अभी समझाता हूं, ऑन अफेक्टेड एरिया। आप अगर काफी लंबे समय तक ऐसे किसी चीज को कंप्रेस करोगे ना, तो आपकी स्किन में थोड़ा बहुत कलर क्या होगा दोस्तों, चेंज होगा। वहां पर क्या होगा, कलर क्या होगा, तो चेंज होगा। लेकिन वहां पर रेडनेस हो रही है और वहां पर आप कंप्रेस करोगे, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, वो रेड का रेड ही बना रहेगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होता। तो ब्लैंचिंग जो है ना दोस्तों, वो क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। अफेक्टेड एरिया पे स्किन डैमेज नहीं होती है, स्किन बनी रहती है, ठीक है। स्किन आपको नॉर्मल दिखाई देगी, बस उसके ऊपर क्या दिखाई देगा, रेडनेस दिखाई देगी। स्किन के ऊपर क्या दिखाई देगी, रेडनेस दिखाई देगी। ये भी याद नहीं हो तो 2 तो जरूर याद रखना कि स्किन इंटैक्ट रहती है और स्किन क्या रहती है दोस्तों, रेडनेस रहती है। रटने की कोई जरूरत नहीं है, देखो एक बार इमेज समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ये, अब यहाँ पर स्किन बनी हुई है, तो कोई ऐसा कोई डैमेज नहीं है दिखा रखा है इसमें कि भाई एपिडर्मिस में या डर्मिस में किसी में भी कोई डैमेज नहीं है। ये वाली इमेज है दोस्तों, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या बना हुआ है, रेडनेस बनी हुई है। यहाँ पे सिर्फ क्या बनी हुई है, रेडनेस बनी हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिर्फ रेडनेस बनी हुई है, कोई भी स्किन क्या नहीं हुई है, डैमेज नहीं हुई है। स्किन क्या नहीं हुई दोस्तों, डैमेज नहीं हुई है, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेज कहलाएगी दोस्तों, स्टेज फर्स्ट कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, स्टेज फर्स्ट कहलाएगी आपको, ठीक है। इसके बाद में सेकंड स्टेज की बात करते हैं, स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड के अंदर स्किन डैमेज हो जाती है। स्किन जो है दोस्तों क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। मेनली अफेक्ट करती है किसको, एपिडर्मिस को, डर्मिस को। हो सकता है कि सिर्फ एपिडर्मिस हो या हो सकता है डर्मिस हो, दोनों भी हो सकती हैं, ठीक है। एपिडर्मिस और डर्मिस, और एंड डर्मिस, मतलब एपिडर्मिस भी हो सकती है, उसके साथ में डर्मिस भी हो सकती है, या फिर एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों हो सकती हैं, ठीक है। दोनों हो सकती है, सिर्फ एपिडर्मिस भी रह सकती है, एपिडर्मिस या डर्मिस भी हो सकती है, दोनों साथ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस या जो डर्मिस है दोस्तों, वो दोनों भी हो सकती है, या अकेली एपिडर्मिस भी हो सकती है। अब समझो इसको, इसके अंदर क्या क्या चीजें समझनी है आपको। पहली बात तो दोस्तों, इसके अंदर क्रेटर बनता है, वो बिल्कुल सैलो होता है। क्रेटर का मतलब ये होता है दोस्तों कि स्किन हट जाती है अपनी जगह से। क्रेटर का मतलब ऐसे हिंदी में तो गड्ढा होता है, लेकिन मतलब ये दिखाई देगा कि मेन जो प्लेन है ना, वो प्लेन मेन नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ जगह यहां से हट गई तो थोड़ा सा गड्ढा रहेगा, लेकिन इतना भी नहीं रहेगा कि आपको डीप दिखाई देगा। वो तो बिल्कुल स्किन हटी हुई सी दिखाई देती है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे दोस्तों कि क्रेटर क्या होता है, इसके अंदर
सैलो होता है। इसके अलावा जो कलर है ना दोस्तों, वुंड बनेगा तो वुंड का जो कलर रहेगा वो कैसा रहेगा, क्या तो पिंक रहेगा या फिर रेड रहेगा, पिंक या रेड कलर रहेगा, पिंक या रेड कलर रहेगा ये, ठीक है। और जो टिश्यूज है वो नेक्रोसिस नहीं होती दोस्तों, स्लैगिंग जो है टिश्यूज मतलब हटकर डैमेज हो जाते हैं, मतलब कि ब्लैक हो जाते हैं, स्लैगिंग हो जाती है, वो इसके अंदर मेनली क्या मिलती है दोस्तों, एब्सेंट मिलती है। स्लैगिंग क्या मिलती है इसके अंदर, एब्सेंट मिलती है। तो ये दूसरे प्रकार का हो गया, इसे हम किस नाम से जानेंगे, स्टेज सेकंड के नाम से जानेंगे। इसके अंदर मेनली आपको स्किन के अंदर डर्मिस जो लेयर है वो क्या होती है, दिखाई भी दे जाती है। इस डर्मिस जो लेयर है वो दिखाई भी दे जाती है। तो देखो आपको दिखाता हूं मैं, ये सेकंड देखो, इसको आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ ज्यादा डीप नहीं है, ये बस बिल्कुल ऐसे लग रहा है कोई पतली सी लेयर है ना दोस्तों, वो इसमें से निकाली गई। अगर आपको यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा तो अपनी बुक में आप देख सकते हो, तो कोई हल्की सी लेयर निकली है और फिर उसके बाद एक कलर जो है दोस्तों कैसा दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है। तो जो निकली हुई तो है हल्की सी निकली हुई है, तो वहां पर कुछ जगह मतलब अंदर तो है ये, तो इसको बोलेंगे हम क्रेटर। क्रेटर क्या है दोस्तों, सैलो है, ठीक है। और यहां पर कोई भी ऐसे ब्लैक टिश्यूज ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, तो जो स्लैगिंग है वो क्या है, एब्सेंट है। स्लैगिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे एब्सेंट है। तो ये सब चीजें आपको इसमें याद रखनी है। किसको अफेक्ट कर रही है मेनली, ये किसको अफेक्ट करेगी दोस्तों, आपको एपिडर्मिस और डर्मिस को अफेक्ट करेगी। किसको अफेक्ट करेगी, एपिडर्मिस और डर्मिस को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये पार्शियल थिकनेस अल्सर हो गया, ये पार्शियल ही हो गया दोस्तों ये। तो कैसा अल्सर हो गया, ये पार्शियल थिकनेस अल्सर हो गया, थिकनेस अल्सर अफेक्टिंग एपिडर्मिस एंड डर्मिस, बस ऐसे याद रख लो, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। पार्शियल थिकनेस अल्सर है ये। आप चाहे ऐसे याद मत भी करो, सिर्फ स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन फिर भी जो इसमें ये समझ में आ जाएगा भाई क्या अफेक्ट हो रहा है। तो पार्शियल थिकनेस अल्सर अफेक्टिंग द एपिडर्मिस एंड डर्मिस किसके अंदर आएगा दोस्तों, सेकंड स्टेज के अंदर आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की, स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड के अंदर क्या होगा दोस्तों, एक तो क्या होगा कि एपिडर्मिस अफेक्ट होगी, फिर उसके बाद में नीचे वाली होगी। ऐसे तो हो नहीं सकता ना कभी भी कि भाई डर्मिस अफेक्ट होगी एपिडर्मिस नहीं होगी, ऐसा तो नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ तो जाओगे ना। तो एपिडर्मिस अफेक्ट होगी, फिर डर्मिस होगी, और साथ में दोस्तों इसमें सब क्यूटेनियस जो टिश्यूज हैं वो भी क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। साथ में क्या हो जाते हैं, सब क्यूटेनियस जो टिश्यूज हैं दोस्तों वो भी क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। सब क्यूटेनियस टिश्यूज भी क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, पहली बात, ठीक है। ये तो सभी याद रखते हैं, ये तो कोई भी पढ़ाएगा आपको तो भी आपको बताएगा, ये सिंपल चीज है, लेकिन थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना चाहिए हर चीज के अंदर, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों क्रेटर बनता है, क्रेटर थोड़ा सा क्या बनता है, उसके अंदर जैसे सैलो बनता है ना, तो इसमें थोड़ा सा क्रेटर क्या बनता है, डीप बनता है। थोड़ा सा क्रेटर इसके अंदर क्या बनेगा दोस्तों, डीप बनेगा। और इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो स्लैगिंग जो होगी, जो टिश्यूज हैं, नेक्रोज हैं, ठीक है, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो मे बी प्रेजेंट। देखो दोनों में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि थर्ड में और फोर्थ में स्लैगिंग हो ही, लेकिन आपको हर में थर्ड और फोर्थ में ये है कि स्लैगिंग हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन सेकंड के अंदर स्लैगिंग नहीं होती है, फर्स्ट में तो कोई चांस है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाओ थर्ड में। तो ये है आपका दोस्तों थर्ड। देखो पूरी लेयर हट गई, तीसरी लेयर आ गई है यहाँ पे, तो और ज्यादा क्या हो गया, गड्ढा थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्रेटर थोड़ा सा क्या बन गया है, डीप बन गया है। क्रेटर क्या बन गया है दोस्तों, आपका डीप बन गया है इसके अंदर, ठीक है। स्लैगिंग यहाँ पर प्रेजेंट हो भी सकती है, तो इसके अंदर तो यहाँ पर स्लैगिंग जो आपको है वो दिखाई नहीं दे रही है। और ये किसको अफेक्ट कर रहा है, एपिडर्मिस, डर्मिस और जो सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज है दोस्तों उनको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। देखो एपिडर्मिस को किया, डर्मिस को किया, और फिर कहाँ तक पहुंच गया, ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज तक पहुंच गया, ठीक है। एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यूज। यहां पर अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, यहां पे आप देखोगे दोस्तों, तो यहां पर तो कुछ ही अफेक्ट नहीं है, क्योंकि ऊपरी लेयर के ऊपर है, कुछ हो नहीं रहा, कोई डैमेज नहीं हो रहा, स्किन इंटैक्ट है, ठीक है। यहां पर जो एपिडर्मिस हो, जो डर्मिस लेयर वो क्या हो सकती है दोस्तों, अफेक्ट हो सकती है। सिर्फ एपिडर्मिस भी हो सकती है या दोनों भी हो सकती है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों स्टेज फोर्थ की। स्टेज जो फोर्थ होती है दोस्तों, ये एक्सटेंसिव होती है, मतलब कि बहुत आगे तक फैल गई हुई होती है, ठीक है। एक्सटेंसिव अल्सर बनता है इसमें फुल थिकनेस अल्सर अफेक्टिंग, बताओ किस किस को अफेक्ट कर रहा था, थर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, थर्ड की बात कर रहा हूं। अफेक्टिंग एपिडर्मिस, इसके बाद में डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। यहां पर एक्सटेंसिव अल्सर, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं फुल थिकनेस अल्सर अफेक्टिंग ये तीनों, ठीक है, ये तीनों बार बार नहीं लिखूंगा, साथ में मसल्स, बोन और टेंडन,
इनको भी क्या कर सकती है दोस्तों, अफेक्ट कर सकते हैं। बोन भी इसके अंदर क्या हो सकते हैं दोस्तों, बोन या टेंडल भी क्या हो सकते हैं इसके अंदर, विजिबल हो सकते हैं। बोन या टेंडल भी क्या हो सकते हैं, विजिबल हो सकते हैं। जो क्रैटर है वो बहुत डीप बन रहा है, ठीक है, टनल टाइप बन रहा है, जैसे कोई क्या बन गई हो, टनल बन गई हो, कोई क्या बन गई हो, टनल बन गई हो एक, ठीक है, सुरंग सी बन गई हो, तो क्रैटर वेरी डीप क्रैटर बनेगा इसके अंदर। स्लैगिंग इसके अंदर भी मे बी प्रेजेंट, जो स्लैगिंग है वो क्या हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है। स्लैगिंग क्या हो सकती है दोस्तों, प्रेजेंट हो सकती है। तो स्लैगिंग में भी प्रेजेंट, और इफेक्ट किसको कर रहा है वो मैंने आपको बता ही दिया कि मसल्स, बोन, टेंडन सबको। और क्रैटर कैसा बनता है, गड्ढा कैसा बनता है इसके अंदर, उसकी कंपेयर में क्रैटर क्या बनेगा, ज्यादा डीप बनेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जितने नीचे जाओगे उतना ही क्रैटर ज्यादा बनेगा। पहले स्टेज के अंदर क्रैटर नहीं बनता, पहले स्टेज के अंदर क्रैटर बनता ही नहीं है, कहां से क्रैटर बनेगा, ठीक है। सेकंड स्टेज में बिल्कुल सैलो रहेगा, फिर डीप और फिर वेरी डीप क्रैटर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको चारों स्टेज है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, इतना कोई ज्यादा टफ भी नहीं था, इसको समझने में आपको कोई दिक्कत हो रही हो, ठीक है। अब सीधा आपको क्वेश्चन देगा, इमेज देगा, पूछेगा कि भाई कौन सी टाइप का है, तो थोड़ा सा आप इसको देख लेना। देखो इन दोनों में तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर तो स्किन इंटैक्ट रहेगी, सिर्फ रेडनेस रहेगी। यहाँ पर कुछ हटा हुआ है, आपको लग रहा होगा कि एक जैसे कोई बिल्कुल पतली सी लेयर को क्या कर दिया गया दोस्तों, रिमूव कर दिया गया हो, ठीक है। थर्ड स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, मसल्स, बोन, टेंडन है वो अफेक्टेड नहीं लग रही है, स्किन ऐसे क्लीन सी दिख रही है यहाँ पे अंदर की तरफ भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल डीप दिखाई दे रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ स्टेज हो जाएगा ये। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेजेस हो गया। इसके बाद इनमें से क्या होता है दोस्तों, सीक्रेशन से बाहर निकलते हैं, ठीक है। इन्फेक्टिव जो सीक्रेशन है वो क्या हो सकते हैं, इसमें से बाहर निकल सकते हैं, सीक्रेशन बाहर निकल सकते हैं। तो उन सीक्रेशन को किस नाम से जानते हैं, एक्सुडेट के नाम से जानते हैं। कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे क्या होते हैं दोस्तों, पूछ लेते हैं, तो ये भी लिख लो। और वैसे मैं फंडामेंटल पढ़ाऊंगा जब आपको एक्सुडेट, ट्रांसुडेट, ये सब अच्छे से और बता दूंगा मैं, ठीक है। तो इसके कई सारे क्या हो सकते हैं दोस्तों, टाइप हो सकते हैं, कई सारे क्या हो सकते हैं इसके टाइप हो सकते हैं, जैसे सीरस, ठीक है, सैंग्यूनियस, सीरो सैंग्यूनियस और एक्सुडेट। सॉरी, एक्सुडेट लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक, पिरुलेंट, पिरुलेंट, ठीक है। सीरस, सैंग्यूनियस, सीरो सैंग्यूनियस और पिरुलेंट। सीरस जो ड्रेनेज निकलेगा दोस्तों वो कैसा होगा, उनमें से कोई भी ड्रेनेज बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी वो आपको पहचानना है, भाई कैसा कलर निकल रहा है। जैसे मान लो दोस्तों सीरस निकल रहा है ना, तो वो जो कलर रहेगा सीरस के अंदर ये क्लियर रहेगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा, कलर स्ट्रो रहेगा एंड वोटरी, जैसे वाटर होता है ना, पानी है ना, वैसा निकलता है। तो उसे एक्सुडेट को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सीरस एक्सुडेट के नाम से जानते हैं। सैंग्यूनियस का मतलब क्या होता है, रेड, बिल्कुल रेड, रेड ड्रेनेज निकलेगा, एक्टिव ब्लीडिंग को शो करेगा ये कि भाई ब्लीडिंग हो रही है डायरेक्टली। एक्टिव जो ब्लीडिंग है दोस्तों उसको क्या करेगा, ये शो करेगा। अब देखो सीरो मतलब सीरस और सैंग्यूनियस मतलब ये वाला, तो सीरो और सैंग्यूनियस दोनों क्या हो गए दोस्तों, इसके अंदर मिल गए, तो इसके अंदर होता है पेल, ठीक है, पिंक, पेल पिंक एंड वोटरी, पेल पिंक एंड वोटरी, ऐसा हो जाता है। ये दोनों कलर मिलेंगे तो पेल पिंक कलर बनाएंगे, और वोटरी इसमें है तो पेल पिंक वोटरी कलर आता है सीरो सैंग्यूनियस के अंदर, ठीक है। पिरुलेंट जो है ना दोस्तों, इसके कई सारे कलर हो सकते हैं, जैसे ब्लैक कलर भी हो सकता है, ग्रे कलर भी हो सकता है, ठीक है, टैन कलर भी हो सकता है, मतलब ब्राउन कलर भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो ऐसे कलर निकलते हैं दोस्तों जो कि किसको दिखाते हैं, इन्फेक्शन को, सीधे सीधे इन्फेक्शन को क्या करते हैं दोस्तों, शो करते हैं ये पिरुलेंट, ठीक है। तो चार प्रकार के हो गए, सीरस, सैंग्यूनियस, सीरो सैंग्यूनियस और पिरुलेंट, ठीक है। तो इनको समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी वुंड बना, ठीक है, प्रेशर सोर के अंदर ऐसे वुंड ही है, वो भी उसमें से कोई भी चीज क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है, तो कौन कौन से कलर की वो हो सकती है उसके आधार पर बांटा है, ठीक है। क्लियर स्ट्रो कलर है तो सीरस फ्लूइड को दिखाता है ये, अगर रेड कलर को दिखा रहा है तो सैंग्यूनियस है, ये एक्टिव ब्लीडिंग को दिखा रहा है, सीरो सैंग्यूनियस है, पेल पिंक वोटरी होता है, और पिरुलेंट जो होता है दोस्तों उसके कई प्रकार के क्या हो सकते हैं, कलर हो सकते हैं, ठीक है। ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, तो ऐसे कलर के क्या निकल सकते हैं दोस्तों, सीक्रेशंस बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर लेते हैं पहले, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या हो सकता है दोस्तों, देखो जैसे पेन, पेन प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। अगर इसने सेंसरी नर्व को इन्वॉल्व कर लिया, अल्सर ने सेंसरी नर्व अगर क्या हो गई दोस्तों, इन्वॉल्व हो गई, तो उस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट है दोस्तों उसको क्या नहीं होगा, पेन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नर्व डैमेज होगी जो पेन करने वाली, तो पेन कहां से होगा, तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों पेन नहीं होगा, तो पेन हो सकता है। दूसरा दोस्तों सीक्रेशंस बाहर निकलेगा, तो क्या हो सकता है, एक्सुडेट
आ सकता है, क्या आ सकता है, एक्जुडेट आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा दोस्तों, इन्फेक्शन बढ़ेगा, तो इन्फेक्शन बढ़ेगा तो WBC बढ़ेगी, और इन्फेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, पेशेंट को क्या हो सकता है, फीवर भी हो सकता है। पेशेंट के अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है दोस्तों, फीवर भी क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके अंदर क्या हो सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की दोस्तों, जिसका नाम है ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल, ब्रेडन स्केल ये रिस्क फैक्टर के बारे में बताता है दोस्तों। रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग प्रेशर अल्सर। मतलब आपको कोई भी पेशेंट दे दो और आपको यह जानना हो कि भाई उस पेशेंट के अंदर दोस्तों प्रेशर अल्सर बनने के चांसेस हैं या नहीं है, तो आप किसके द्वारा देख के बता सकते हो, ब्रेडन स्केल के द्वारा ये आप देखकर बता सकते हो। किसी भी पेशेंट के अंदर ब्रेडन स्केल देखकर आप ये बता सकते हो कि इस पेशेंट के अंदर प्रेशर सोर या प्रेशर अल्सर बनने के चांसेस हैं या नहीं है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम 6 कंपोनेंट क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। 6 कंपोनेंट क्या करते हैं दोस्तों, हम यूज करते हैं। इन 6 कंपोनेंट के द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों, ये पता लगाते हैं, ठीक है। ये 6 कंपोनेंट है दोस्तों, इनके द्वारा हम क्या लगाते हैं, ये पता लगाते हैं कि है या नहीं है। कैसे, देखो आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, मुझे पता है ज्यादा डिटेल में जरूरी है भी नहीं, डायरेक्टली अपने क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जैसे मान लो दोस्तों पेशेंट है, उसके अंदर फ्रिक्शन के चांसेस हैं या नहीं है, फ्रिक्शन या शेयरिंग के। एक कंपोनेंट उस व्यक्ति ने ये दिया कि भाई उसके अंदर ये है या नहीं है। दूसरा, उस पेशेंट का न्यूट्रिशन लेवल देखेगा वो, वही रिस्क फैक्टर में यही तो चीजें पढ़ी थी हमने। न्यूट्रिशन जो लेवल है दोस्तों वो देखकर आप क्या करोगे, पता लगाओगे कि भाई है या नहीं है, ठीक है। इससे पता लगा सकते हो। या फिर दोस्तों जो पेशेंट है वो उसकी मोबिलिटी आप चेक करोगे कि वो मोबाइल है या नहीं है। या फिर पेशेंट के अंदर आप क्या देखोगे दोस्तों, पेशेंट के अंदर आप ये देख सकते हो कि मॉइस्चर है, वो देख सकते हो आप। इसके अलावा सेंसरी जो परसेप्शन है वो देखोगे आप। सेंसरी जो परसेप्शन है दोस्तों वो देखोगे आप, ठीक है। जैसे अपने फ्रिक्शन देखा, न्यूट्रिशन देखा, मोबिलिटी देखी, इसके अलावा दोस्तों उसका क्या देखा, मॉइस्चर देखा, सेंसरी परसेप्शन देखा और एक्टिविटी। और क्या देखी आपने, उसकी एक्टिविटी देखी। ये 6 स्केल हैं। हर स्केल में उसने क्या किया, हर स्केल के अंदर उसने मार्क दे दिए, ठीक है, कि भाई किस प्रकार से 0 से लेकर 4 तक मैंने क्या दे दिए, मार्क दे दिए। तो 4 इसमें दे दिए, 4 इसमें दे दिए, 4 इसमें दे दिए, 4 इसमें दे दिए और 4 इसमें दे दिए और 3 इसमें दे दिए। आज जो सब 4 ही बोलूंगा मैं तो कितने हो गए टोटल, 4 4 दूनी 8 4 12 4 16 4 20 और 3 23। तो टोटल जो मार्क्स दिए दोस्तों उसने वो कितने दिए, 23 मार्क्स दे दिए उसने, ठीक है। 23 क्या दे दिए उसने, मार्क्स दे दिए। तो अब इन टोटल 23 मार्क्स में से वो ये देखेगा कि भाई किसी भी पेशेंट के अंदर अगर, ठीक है, इसके अंदर 3 है, बाकी सब में 4 पॉइंट बनाए उसने। जरूरी नहीं है कि भाई उन पॉइंटों में क्या आता है वो छोड़ो, बस ये देखो कि 6 चीजें देखता है वो। फ्रिक्शन देखता है, न्यूट्रिशन देखता है, मोबिलिटी देखता है, ठीक है। इसके अलावा मॉइस्चर देखता है, सेंसरी परसेप्शन और क्या देखता है दोस्तों, एक्टिविटी देखता है। मोबिलिटी, मॉइस्चर, एक्टिविटी ये सब देखता है। अब देखो, अब ये 6 चीजें देखी, अब नंबर देगा वो। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर जो नंबर है दोस्तों वो 0 से और 9 तक है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा, मतलब कि उसके अंदर क्या है दोस्तों, सीवियर रिस्क है। ऐसे पेशेंट के अंदर क्या है दोस्तों, सीवियर रिस्क का चांसेस हैं किसके, अल्सर होने के। जिस भी पेशेंट के अंदर जो नंबर है दोस्तों वो 10 से लेकर और 18 तक आ रहे हैं ना, ऐसे पेशेंट के अंदर जो रिस्क है दोस्तों वो माइल्ड से लेकर और हाई तक है। माइल्ड टू हाई रिस्क है, माइल्ड टू हाई रिस्क है, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसने वैसे अलग अलग दे रखा था, जैसे 10 से 11, ठीक है, जैसे 10 से 11 12 इतना किसी भी पेशेंट के अंदर रहा तो उसके अंदर माइल्ड हो जाएगा। फिर जैसे 13 14 है तो उसके अंदर मॉडरेट हो जाएगा। 15 16 17 18 है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके अंदर हाई रिस्क हो जाएगा। लेकिन आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इसमें याद रखो 10 से 18, ठीक है। 19 या फिर 19 से अगर ज्यादा है ना दोस्तों तो उसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। मतलब ऐसे पेशेंट के अंदर जो अल्सर है दोस्तों वो डेवलप नहीं होगा। देखो मैं आपको दिखाता ही हूँ, शायद मैंने इसमें इमेज डाली नहीं है, मैं आपको एक इमेज डाल के इसमें दिखाता हूँ। अगर खुलेगी तो वो आपको, अगर इसमें दिखाई देगा तो ये है दोस्तों,
ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्केल बना हुआ रहता है। मुझे पता है कि इतना आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें, तो इसमें ऐसे बने हुए रहते हैं, ये सेंसरी परसेप्शन है, फिर इसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे दे दिया, फिर मॉइस्चर आ गया उसमें 1 2 3 4 नंबर दे दिया, एक्टिविटी आ गई 1 2 3 4 नंबर दे दिया, मोबिलिटी आ गई 1 2 3 4 नंबर दे दिया, फिर न्यूट्रिशन आ गया उसमें 1 2 3 4 नंबर दे दिया, फिर फ्रिक्शन एंड शेयरिंग आ गया दोस्तों, इसके अंदर उसने नंबर दे दिया 1 2 और 3 नंबर दे दिया। देखो ये वाला क्या है, खाली है बस, फिर टोटल वो इसके अंदर क्या कर लेते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं। यही है, इसके अंदर कोई जितना ज़्यादा डिटेल में नहीं है। ठीक है, इतना पढ़ लिया, शायद मुझे नहीं लगता कि इतना आपको लोग पढ़ते भी होंगे इतना डिटेल में, लेकिन बहुत है आपके लिए इतना। वापस से आता हूं, बहुत ज्यादा पेजेज हो गए इसमें। अब क्वेश्चन कहां से बनेगा, देखो सबसे सिंपल जो क्वेश्चन बनता है ना इसमें, सबसे सिंपल क्वेश्चन तो दोस्तों ये बनेगा, वो सीधा सीधा आपसे ये पूछेगा कि ब्रेड एंड स्केल इज यूज फॉर, कि ब्रेड एंड स्केल का यूज जो है ना दोस्तों वो किसके लिए किया जाता है। तो इसमें आप सीधा आंसर दोगे कि असेसमेंट, देखो बच्चे सीधा पढ़ लेते हैं प्रेशर सोल, अगर मान लो और ज्यादा डिटेल में जाए तो वो दे सकता है रिस्क फैक्टर में, प्रेशर सोल के ट्रीटमेंट के अंदर दे सकते हैं, मैकेनिज्म के अंदर दे सकते हैं, ड्रग्स के चॉइस करने में दे सकते हैं, तो ऐसे भी आ सकता है। तो ध्यान रखना किस लिए यूज करते हैं कि भाई इस पेशेंट के अंदर प्रेशर सोर होने का रिस्क है या नहीं है, तो रिस्क फैक्टर को देखने के लिए आता है। फिर पूछता है कि उसमें कितने कंपोनेंट है, तो 6 कंपोनेंट इसके अंदर आते हैं। देखो कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, याद करना, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मेम्स, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की जो मेम्स हैं वो आपको बताएंगे। ये F4 आ गया फ्रिक्शन, N फॉर न्यूट्रिशन आ गया, मोबिलिटी आ गया, ठीक है, A फॉर एक्टिविटी आ गया, फिर यहाँ पर ये मोबिलिटी एक मॉइस्चर और एक फॉर S फॉर सेंसरी। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखना चाहो तो ट्रिक का यूज कर लो, नहीं याद हो तो वैसे याद कर लो। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स है ये पूछ सकता है, 23 मार्क, ज्यादा से ज्यादा अगर और डिटेल में जाएगा तो फिर ये और भी ज्यादा डिटेल में जाएगा तो 0 to 9 में सीवियर रिस्क, 10 से 18 में माइल्ड टू हाई रिस्क और 19 और उससे ज्यादा के अंदर कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, बस इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके मैनेजमेंट की। ठीक है, मैनेजमेंट ही आएगा ना। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हाँ बस अब लास्ट मैनेजमेंट बचता है, फिर ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मैनेजमेंट। ठीक है, पहला चीज रिमूव द रिस्क फैक्टर। भाई जो भी रिस्क फैक्टर है ना कोशिश करो उसको क्या करने की दोस्तों, रिमूव करने की। ठीक है, इसके बाद में भाई पेशेंट की जो पोजीशन है वो फ्रीक्वेंटली चेंज करके आप क्या कर सकते हो, प्रेशर को चेंज कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ द पोजीशन, फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ द पोजीशन कितनी, एवरी 2 आवरली। ठीक है, अगर ऐसे पूछता है कि कब, तो एवरी 2 आवरली, हर 2 घंटे में आप क्या करोगे दोस्तों, ऐसे पेशेंट की पोजीशन चेंज करोगे। तीसरी चीज, थर्ड चीज क्या आएगा दोस्तों, आप जैसे न्यूट्रिशन है उसको कैसे अवॉइड करोगे, तो टीपीएन का भी यूज कर सकते हैं, टोटल पेरेंटल जो न्यूट्रिशन है उसका भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशन यूज करते हैं, 2 कंडीशन ऐसी आती है जिनमें हमें टीपीएन का यूज करना चाहिए ऐसे पेशेंट के अंदर। अगर पेशेंट का बॉडी वेट जो है आइडियल बॉडी वेट से 80% कम है, आइडियल जो बॉडी वेट है उससे दोस्तों 80% क्या है दोस्तों, कम है, लेस देन 80% है, तो उस कंडीशन के अंदर हम यूज करें। ठीक है, सोचो 80% कम होना, जिसका वेट मान लो 100 किलो होना चाहिए उसको 20 किलो वजन हो, 80% वेट कम होना दोस्तों बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन के कारण। दूसरा दोस्तों, आप उसका एल्ब्यूमिन लेवल चेक कराओगे तो सीरम एल्ब्यूमिन लेवल है, सीरम एल्ब्यूमिन जो लेवल है दोस्तों वो 3.5 ग्राम से कम हो, लेस देन 3.5 ग्राम पर डीएल से कम होता है दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या यूज करेंगे, टीपीएन यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों चौथा न्यूट्रिशन, मतलब वैसा न्यूट्रिशन देंगे, बाहर से न्यूट्रिशन देंगे, उसमें ध्यान रखा जाएगा कि मेनली विटामिन सी, क्योंकि एक तो वुंड हीलिंग में भी क्या करता है दोस्तों ये हेल्प करता है, और इसके अलावा जैसे जिंक देते हैं, विटामिन सी है दोस्तों, जिंक है, ये सब क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि जो वुंड बना है उसकी हीलिंग में क्या करेगा दोस्तों, वो हेल्प करेगा। हाई प्रोटीन डाइट, फ्लूइड भी क्या करते हैं दोस्तों, इंक्रीज करते हैं, बॉडी के अंदर फ्लूइड क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो फ्लूइड भी इंक्रीज किया जाएगा। छठवा है मसाजिंग, मसाज भी दी जाती है, कहाँ पे, जहां पर बोनी प्रोमिनेंस है उन एरिया के ऊपर हम क्या देते हैं दोस्तों, मसाज देते हैं। अब मसाज के अंदर भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अगर अल्सर बन गया ना या रेडनेस भी हो गई,
अगर किसी जगह के ऊपर आपको स्टेज फर्स्ट भी दिखाई दे रहा है, रेडनेस भी दिखाई दे रहा है, उस कंडीशन के अंदर हम दोस्तों मसाज पेशेंट को नहीं देंगे, उस कंडीशन में हम पेशेंट को मसाज नहीं देंगे। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। सातवां है दोस्तों डिब्रीडमेंट। तो जो डेड जो नेक्रोटिक जो टिश्यूज उनको क्या करेंगे हम दोस्तों, रिमूवल करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो रिमूवल ऑफ द डेड टिश्यूज, डेड और नेक्रोटिक टिश्यूज, डेड और नेक्रोटिक टिश्यूज इज नोन एज डिब्रीडमेंट। और आठवां दोस्तों अब हमें करनी पड़ेगी क्या, ड्रेसिंग। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ड्रेसिंग करेंगे। क्या करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे। कई सारी ड्रेसिंग यूज की जाती है, थोड़े से नाम याद रख लो, क्या पता किसी एग्जाम में पूछ ले या इमेज दे दे। हाइड्रोजेल यूज करते हैं दोस्तों। हाइड्रोजेल जो है वो आपको सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज सब में क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। हाइड्रोजेल क्या काम करता है दोस्तों, एक तो इसको क्या करता है, मॉइस्चन करता है, ठीक है। वुंड को, जैसे वुंड ड्राई हो गया तो ड्राई वुंड के अंदर उसको क्या करेगा, मॉइस्चन करने में क्या करेगा दोस्तों, वो हेल्प करेगा। एक थोड़ा सा ये पेन को भी क्या करता है दोस्तों, कम करता है। पेन को भी क्या करता है दोस्तों, कम करता है। तो हाइड्रोजेल क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। दूसरा जैसे हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग, हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग। हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग एक्चुअली में स्टेज सेकंड और स्टेज जो थर्ड है उसके अंदर हम मेनली क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। और वहां यूज करते हैं, हाइड्रो का मतलब वही, यहां पर ये मॉइस्चन करेगा। एक तो क्या करता है, मॉइस्चन का काम करता है। एक ये दोस्तों ऑटोलाइटिक डिब्रीमेंट करता है, मतलब कि जो डेड टिश्यूज को खुद ही हटाने का क्या करता है, काम भी करता है। तो ऑटोलाइटिक डिब्रीडमेंट का भी क्या करता है दोस्तों, ये काम करता है। इसके अलावा इसको तब यूज करते हैं हम जब माइल्ड टू मॉडरेट एक्सोडेट हो, मतलब एक्सोडेट की जो अमाउंट है वो कम से बीज की हो, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सोडेट हो, तब हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट एक्सोडेट के अंदर हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं, ठीक है। एक जो ड्रेसिंग है दोस्तों दैट इज एल्गिनेट। इसका नाम एल्गी है तो एल्गी से ही बनाया जाता है, शैवाल से बनाया जाता है इसको, तो एल्गिनेट के नाम से जानते हैं ये, ठीक है। एल्गिनेट जो है दोस्तों स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ के अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। स्टेज थर्ड और स्टेज जो फोर्थ है दोस्तों उसके अंदर क्या की जाती है, यूज की जाती है। इसके अलावा मॉडरेट टू सीवियर एक्सोडेट हो, मॉडरेट टू सीवियर एक्सोडेट के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ज्यादा एक्सोडेट बन रहा है, मान लो ज्यादा सीक्रेशंस हो रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, एल्गिनेट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। याद कराऊंगा, टेंशन मत करो। मुझे पता है कि आप लोगों को भी ऐसे लग रहा होगा सर क्या चल रहा है ये, ठीक है। अलग अलग टाइप की ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग भी तो की जाती है ना पेशेंट की, तो कुछ कुछ चीज अप्लाई कर रहे हैं हम, तो वो ड्रेसिंग है। कैसे कैसी चीजें अप्लाई करते हैं उनके बारे में आ रहा है ये, ठीक है। एक आता है दोस्तों फोम ड्रेसिंग, फोम ड्रेसिंग, ठीक है। ये फोम ड्रेसिंग एक लंबे समय तक रह सकती है, मतलब 7 दिन में मैक्सिमम इसको 7 दिन तक भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि जल्दी जल्दी इसको रिमूव करने की क्या नहीं पड़ती है दोस्तों, जरूरत नहीं पड़ती है। और ज्यादातर ये आफ्टर डिब्रीडमेंट यूज करते हैं। एक होती है दोस्तों पॉलीयूरेथेन ड्रेसिंग, ये हाईली एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग होती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा करती है ये, तो हाईली एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग, हाईली एब्जॉर्बेंट क्या होती है, ड्रेसिंग होती है। हाईली एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग होती है ये, मतलब चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है, वहां से जो भी सीक्रेशंस निकल रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। और डिब्रीडमेंट करने के बाद में हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद है पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरेथेन ड्रेसिंग, मतलब कि पेशेंट के अंदर ऐसा चांसेज हो कि भाई बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है वो ज़्यादा हो, या जो लिक्विड है वो अंदर जाने के जो चांसेज है वो ज़्यादा हो बाहर से, तो उस कंडीशन के अंदर पॉलीयूरेथेन ड्रेसिंग यूज करते हैं, ठीक है। ये पॉलीयूरेथेन ड्रेसिंग क्या करती है दोस्तों, ब्लॉकेज द ब्लॉक या बैरियर द मेक बैरियर फॉर एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्लूइड, बाहर से फ्लूइड को नहीं जाने देती अंदर, घाव के अंदर बैक्टीरिया की एंट्री को रोकती है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसके अलावा फ्लूइड जो है दोस्तों उसको अंदर नहीं जाने देती है। तो ये कौन सी होगी आपकी, पॉलीयूरेथेन ड्रेसिंग हो गई। कई सारी ड्रेसिंग्स आती हैं दोस्तों, ठीक है। एक जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा यूज की जाती है, दैट इज नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। अभी मैं सारे याद कराऊंगा आपको, टेंशन मत करना ना,
मुझे पता है कि आप कई बच्चों को टेंशन होगी, सर अब तो बहुत ज्यादा हो गया, ये बंद करो बस। NPWT, या इस ड्रेसिंग को हम VAT के नाम से भी, वैक के नाम से भी जानते हैं, VAT के नाम से, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर ड्रेसिंग। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जैसे कोई भी मान लो ये पैर है, यहां पर वुंड बना हुआ है, ठीक है, तो उस वुंड के अंदर हम इस ड्रेसिंग को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फिर इसके अंदर एक पाइप लगा हुआ रहता है, एक मशीन लगी हुई रहती है जो कि वैक्यूम बनाती है। तो यहाँ से जो भी सीक्रेशंस होंगे दोस्तों वो इस वैक्यूम के अंदर क्या हो जाते हैं, इस बैग के अंदर, इस ड्रेनेज बैग के अंदर क्या होते रहते हैं, कलेक्ट होते रहते हैं। तो ये इस तरफ खींच रही है, उल्टा खींच रही है देने की जगह, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव प्रेशर बना रही है ये, ठीक है, या फिर वैक्यूम बना रही है। वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर ड्रेसिंग भी बोलते हैं इसको, या नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार। अब आपको मैं वहां से बाहर निकाल के लाता हूं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी दोस्तों, हाइड्रोजेल, ठीक है। हाइड्रोजेल एकदम जेल की तरह है, जैसे जेल होता है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड सा जेल होता है दोस्तों। तो सूथिंग होगा, पेन को कम करेगा, ठंडा ठंडा लगेगा, तो मॉइस्चर प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, आपका हाइड्रोजेल है। आपको अगर दिख नहीं रहा हो ज्यादा तो आप गूगल पे जाकर इमेज को डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों पॉलीयूरेथेन है, ये क्या काम करेगा, ब्लॉक कर देगा। पॉलीयूरेथेन क्या कर देगा, ब्लॉक काम करेगा, किसको, जैसे बैक्टीरिया की एंट्री को, फ्लूइड को ब्लॉक कर देता है, बाहर से नहीं जाने देता। ये आपका हाइड्रोकोलोइड हो गया। तो हाइड्रोकोलोइड दो काम करेगा, एक तो मॉइस्चर प्रदान करेगा, ठीक है, और एक काम क्या करेगा, ये ऑटोलाइटिक डिब्रिडमेंट करेगा। खुद ही उस केमिकल्स जो जाएंगे और उसको क्या करेंगे दोस्तों, रिमूव करते हैं, डिब्रिडमेंट का काम करता है। ये आपका एल्गिनेट है, ये क्या है दोस्तों, आपका एल्गिनेट है, एल्गी से बनाया जाता है, डायरेक्टली हम वहां पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये इन सबको छोड़ो, अभी कोई काम का भी नहीं है। अब आ जाओ एक बार, आप ये देखो, ये देखो, ये आपको कौन सी दिख रही है, हाइड्रोकोलोइड। तो डायरेक्टली इमेज से भी कह सकते हैं कि कौन सी ड्रेसिंग है, हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग है। ये कौन सी ड्रेसिंग है दोस्तों, हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग है। ऐसे याद रख लो, हाइड्रो मतलब मॉइस्चर करने का काम करेगी, और कोलोइड प्रेशर बना के जो डेब्रिडमेंट है दोस्तों उसको क्या करती है, रिमूव करती है। तो ये दो काम यहाँ पे ये करेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर इसको अप्लाई करना दिखाई दे रखा है भाई, ऐसे वुंड को क्लीन करके और फिर यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे करके डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, बस यही है हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग। ये एल्गिनेट है, एल्गिनेट को देखो, इसमें वुंड बना नहीं है लेकिन वो समझाने के लिए बता रहा है कैसे क्लीन करो, निकालो, ड्रेसिंग को लगाओ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बस डायरेक्टली अप्लाई करना होता है इनको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मॉइस्ट गोज भी यूज किया जाता है। बस बहुत हो गया अब, है ना। अब एक बार हम वापस से आते हैं, एक बार मैंने देखो कौन कौन से समझाया, इनको एक बार दोबारा से समझाऊंगा। मुझे पता है कि थोड़ा सा ड्रेसिंग में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक बार इसको समझो, हल्का हल्का समझो। पहले वाला जो है वो सब स्टेज में, फर्स्ट को तो छोड़ ही दो क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं है ड्रेसिंग की। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ सब में काम आ रहा है हाइड्रोजेल। हाइड्रो मतलब वाटर, तो मॉइस्चर करेगा, ठंडा ठंडा प्रदान करेगा, तो पेन को थोड़ा सा कम करेगा, ठीक है। हाइड्रोकोलोइड दो हो गए, हाइड्रो मतलब मैंने मॉइस्चर याद करना बताया था आपको, और ये डिब्रिडमेंट का काम करेगा। ये सेकंड थर्ड में करेगा, पहले वाला सारों में कर रहा है, दूसरा सेकंड थर्ड में कर रहा है, इससे नेक्स्ट वाला जो है थर्ड और फोर्थ में करेगा, ठीक है। एक्सुडेट कैसा होगा, इसमें माइल्ड टू मॉडरेट होगा, इसके अंदर कैसे एक्सुडेट है, मॉडरेट टू सीवियर एक्सुडेट में, ठीक है। सेकंड थर्ड एलगी से ही बनता है, सीवियर एक्सुडेट के अंदर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म ड्रेसिंग है तो फॉर्म है, तो फॉर्म जैसे होता है सब चीज़ों को क्या कर लेता है दोस्तों, सोख लेता है। तो इसी प्रकार से ये क्या काम करता है दोस्तों, डिब्रिडमेंट के रूप में यूज करते हैं। तो हाईली क्या होता है दोस्तों, ये एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग होती है, 7 दिन तक रह सकती है ये ड्रेसिंग। इसके बाद पॉलीयूरेथेन है, तो पॉली मतलब कई सारी लेयर हो गई, एक रोक रही है, दो रोक रही है, 3 रोक रही है, तो ये सारे बैरियर बनाने का क्या करेंगे, काम करेगी। तो ऐसे इसको याद रख सकते हो कि ये बैरियर बनाती है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। ये तो बिल्कुल सिंपल है ही। इसका भी इमेज दिखाता हूँ, इसकी इमेज नहीं दिखाई ना मैंने आपको, देखो कहाँ है इसकी इमेज यार, इसमें डाली तो थी शायद मैंने, एक सेकंड देना। ये रही, कहाँ रही, देखो ये दिख रहा होगा आपको। अब देखो अच्छे से, यहां पर इसको अप्लाई कर दिया गया, यहां पर इसको अप्लाई कर दिया गया, अप्लाई करने के बाद में ये वैक्यूम पंप यहाँ पे लगा दिया गया। तो ऐसे इमेज देके भी पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो ये ऐसे इमेज देके भी आपसे पूछ सकता है। तो ये सीधा लगा दिया, जो भी ड्रेनेज है इसके द्वारा इसके अंदर आ जाएगा वैक्यूम के द्वारा। तो ये BAC है आपका, एकदम क्लोज बनाते हैं इसको। ऐसे नहीं कि भाई एयर वेयर पास हो जाए, क्योंकि बिल्कुल क्लोज करेंगे तभी तो प्रेशर बनेगा ना। अगर कोई चीज ओपन है तो उसमें तो प्रेशर बन ही नहीं सकता, तो इसको बिल्कुल क्लोज करते हैं ये। चलो अब आ जाते हैं, एक बार हमारे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं।
इतनी महाभारत पढ़ी है, क्वेश्चन आप देखोगे तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनेंगे बस, छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल। लेकिन मैं नहीं, मेरे लिए ये कोई मकसद नहीं है कि इसके अंदर क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक जरिया है आपको पूरा करवाने, क्योंकि बुक भी साथ में पूरी हो जाए। लेकिन मैं सिर्फ आपको मैं चाहता हूँ कि इसके साथ में जो भी डिजीजेज हैं ना वो सारी कंप्लीट हो, हर चीज़ आपको पता चले। मैं चाहता तो बस ये एक लाइन बता देता आपको कि इसमें ये होता है, यहाँ डेवलप होता है बस। बट मैं चाहता हूँ कि वो हर चीज़ क्लियर हो दोस्तों, आपके एग्जाम में काम आए। पढ़ रहे हो आप, मुझे टाइम दे रहे हो, अपना प्रीसियस टाइम है ये, ठीक है आपका। तो ये टाइम जो है दोस्तों आपके लिए क्या हो, उपयोगी हो, ऐसा नहीं कि खराब हो, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर दे रखा है, सिंपल सी बात है कि जो पेशेंट है वो कौन सी में लो फाउलर पोजीशन के अंदर है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा प्रेशर यहाँ पर पड़ता है, सैक्रम एरिया है दोस्तों, वहां पर क्या पड़ता है, सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो लिख लो, लो फाउलर पोजीशन में, लो फाउलर पोजीशन में सैक्रल एरिया पर प्रेशर अल्सर बनने के चांसेज ज़्यादा होते हैं। और भी एरिया है, ऐसे नहीं है, मैंने आपको बताया था और भी एरिया हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, थोड़े से चांसेज क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है भाई, आपको इमेज दे रखी है। ए नर्स इज असेसिंग ए न्यूली एडमिटेड क्लाइंट, एक नर्स असेस कर रही है एक बिल्कुल एडमिटेड क्लाइंट को विद प्रेशर न्यूक्लियर एंड इंडिकेटेड इन दिस पिक्चर, ठीक है। ये प्रेशर अल्सर है, न्यूक्लियर नहीं है, अल्सर लिखा हुआ है, प्रेशर अल्सर जो कि इंडिकेटेड इन दिस पिक्चर ऑन द फॉलोइंग पेज। व्हाट स्टेज प्रेशर, कौन सी स्टेज का प्रेशर आपको लग रहा है दोस्तों। देखो स्टेज फर्स्ट तो नहीं है, स्टेज फर्स्ट में तो सिर्फ क्या रहती है, रेडनेस रहती, लेकिन इसमें तो हल्की सी परत बाहर निकली हुई है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर स्टेज सेकंड आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेज थर्ड, नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। बस अब इस इमेज में तो मैं आपको देखो लिखाऊंगा भी क्या, तो यहाँ पर हम लिखवा नहीं सकते। इमेज अगर आप चिपका लो तो आगे नीचे लिख लो कि स्टेज सेकंड आपको दिखाई दे रही है, बस। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, एक क्लाइंट विद स्टेज 4 प्रेशर अल्सर इज टू रिसीव 0.22 ग्राम ऑफ जिंक सल्फेट बाय माउथ, ठीक है। उसको टैबलेट दे रहे हैं दोस्तों, क्या जिंक सल्फेट दे रहे हैं, जिंक प्रोवाइड किया जा रहा है, ऐसे मान लो आप। इच टैबलेट कंटेन्स, क्योंकि विटामिन सी और जिंक देते हैं तो जिंक इसके अंदर दिया जा रहा है। इच टैबलेट कंटेन्स 110 mg, हाउ मेनी टैबलेट शुड द नर्स एडमिनिस्टर, रिकॉर्ड योर आंसर यूजिंग ए होल नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है दोस्तों कि आपके पास से देखो डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज, बस ऐसे निकाल लो, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज। डिजायर्ड का मतलब क्या है दोस्तों, आप कितनी जो डोज है वो देना चाहते हो और कितनी आपके पास क्या है दोस्तों अवेलेबल है। तो आप देना कितना चाहते हो, 0.22 ग्राम देना चाहते हो, और आपके पास अवेलेबल जो डोज है दोस्तों वो कितनी है, अवेलेबल डोज आपके पास है 110 mg। तो ये पूछ रहा है कि आप कितनी टैबलेट दोगे, तो देखो ये है ना mg के अंदर दे रखा है और ये किस में दे रखा है दोस्तों, ग्राम में दे रखा है। तो इस ग्राम को पहले mg में बदलो, ठीक है, इस ग्राम को किस में बदलो दोस्तों, mg में बदलो। तो 0.22 को आप किस में बदलोगे दोस्तों, mg में बदलोगे, तो mg में बदल लो इसको। तो यहां पर क्या होगा, सॉरी mg में गुना करेंगे हम, तो 0.22 गुणा 1000 करोगे, तो यहां पर इसको हटाओगे तो यहां पर 100 हो गए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो हटाओगे तो कितना हो गया दोस्तों, 220 mg हो गया, क्योंकि 1 ग्राम के अंदर 1000 mg होते हैं। अब 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं तो गुणा ही तो करेंगे ना, क्योंकि तो ग्राम है बड़ा है, तो mg गुणा कर दिया हमने, ठीक है। इसको दशमलव हटाया तो नीचे 100 हो गया, इसको हटाया तो 220 mg हो गया। टैबलेट हमारे पास 110 mg की है, अब तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आपको देना 220 mg है आपके पास कितनी डोज, कितने वाली अवेलेबल है, 110 वाली, कितनी टैबलेट दोगे, 2 टैबलेट दोगे, सिंपल सी बात है बस। तो ये फॉर्मूला अपना लिया करो, डिजायर्ड डोज मतलब कि जो हम देना चाहते हैं, हमारे पास अवेलेबल डोज कितनी है, तो उसको इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। लेकिन ये जो मात्रक है दोस्तों वो दोनों क्या होनी चाहिए, इसके सेम होनी चाहिए, यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ऊपर ग्राम लिख दिया नीचे mg लिख दिया। तो इस ग्राम को आप पहले किस में चेंज करोगे, mg में। तो ग्राम को mg में चेंज करने के लिए मैंने 1000 से क्या कर दिया, इसको गुणा कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 220 और इसमें 110 का दिया आंसर, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ ना टफ नहीं है। यहाँ पर भी इसको लिखवाने की मैं लिखवा नहीं सकता हूँ, बताओ आप कैसे लिखवाएं, ऐसे थोड़ी लिखूंगा ये टैबलेट 2 ग्राम देंगे, तो ये कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट एडमिटेड फॉर रिमूवल ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा। एक पेशेंट है दोस्तों, उसको बेसल सेल कार्सिनोमा हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि बेसल सेल कार्सिनोमा इज द टाइप ऑफ विच कैंसर, कौन से टाइप का कैंसर है दोस्तों, ये स्किन कैंसर। एंड
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नोज, ठीक है, नोज के ऊपर ये बेसल सेल कार्सिनोमा उसको हो रहा था और उसको वापस से वो ठीक करवा रहा है, उसको हटा के रिकंस्ट्रक्शन करवा रहा है नोज का। अबाउट विच कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर शुड द नर्स क्वेश्चन द क्लाइंट व्हेन कलेक्टिंग ए हेल्थ हिस्ट्री। आपको क्या लगता है कि कौन सा इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है, कौन सा इस क्लाइंट के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, रिस्क फैक्टर हो सकता है जिसके कारण उस पेशेंट को क्या हुआ होगा दोस्तों, ये बेसल सेल कार्सिनोमा हुआ होगा। चलो बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों स्किन कैंसर की। स्किन कैंसर क्या है, सिंपल सी बात है, स्किन कैंसर इट इज ए मैलिग्नेंट स्किन लीजन, इट इज ए मैलिग्नेंट स्किन लीजन, मैलिग्नेंट स्किन लीजन, मैलिग्नेंट स्किन लीजन होता है जो कि मेटास्टेटाइज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, कुछ टाइप होते हैं कुछ टाइप नहीं होते, ठीक है। तो मैलिग्नेंट मतलब फैलने वाला स्किन लीजन है, ग्रोथ है ज्यादा है, अनकंट्रोल्ड है, तो वो मैलिग्नेंट हो गया। इतना आपको समझाने की मुझे लगता नहीं है जरूरत पड़ेगी। अब जो स्किन जो कैंसर है दोस्तों वो 3 टाइप का होता है। पहला जो टाइप है दोस्तों दैट इज बेसल सेल कार्सिनोमा, दूसरा जो टाइप है दोस्तों दैट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और तीसरा जो टाइप है दोस्तों दैट इज मेलेनोमा, मेलेनोमा। 3 प्रकार का होता है स्किन कैंसर। इन सब में मोस्ट कॉमन जो होता है वो ये होता है, मोस्ट कॉमन इन तीनों में, और मोस्ट सीवियर जो होता है, मोस्ट सीवियर टाइप जो होता है दोस्तों वो ये होता है। इसके अंदर मेटास्टेसिस नहीं होता, मेटास्टेसिस रेयर होता है, ठीक है, ना के बराबर होता है, रेयर, दुर्लभ। इसके अंदर होता है, इसके अंदर भी मेटास्टेसिस, इन दोनों के अंदर ही मेटास्टेसिस क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो बेसल सेल कार्सिनोमा है ना, किसको अफेक्ट करता है, तो बेसल सेल कार्सिनोमा कहां से इसका ओरिजिन होता है, तो बेसल सेल से ही होता है। स्किन की जो बेसल सेल्स है ना दोस्तों वहां से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। बेसल लेयर की जो सेल है वो आप समझ जाओगे। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का जो ओरिजिन होता है दोस्तों दैट इज फ्रॉम केराटिनोसाइट्स। ये कहां से होता है इसका ओरिजिन दोस्तों, केराटिनोसाइट से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। अब ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मेलेनोमा, मेलेनोसाइट, मिलेनो जो साइट है दोस्तों वहां पर इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। मिलेनोसाइट से इसका क्या होता है दोस्तों, ओरिजिन होता है। अब इन तीनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है ना वो मैं समझाता हूं एक बार कि आप कैसे पेशेंट के अंदर कैसे लीजन प्रेजेंट होते हैं। एक है बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा का जो लीजन जो होता है ना दोस्तों वो वैक्सी नोड्यूल होता है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि कैसा लीजन पाया जाता है तो जैसे वैक्स नहीं होता, मोम नहीं होता, मोम की तरह दिखाई देगा, ठीक है। और ज्यादातर ये किस पे होता है दोस्तों, फेस के ऊपर बनता है। ज्यादातर किसके ऊपर बनता है दोस्तों, ये फेस के ऊपर, और एक छोटा सा गड्ढा और बना रहता है, तो स्मॉल क्रीटर और बना रहता है। स्मॉल क्रेटर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर बना हुआ रहता है, छोटा सा क्या बना रहता है दोस्तों, गड्ढा और बना रहता है इसके ऊपर, ठीक है। तो बेसल सेल कार्सिनोमा का नोड्यूल क्या होता है, वैक्सी वैक्सी टाइप होता है, मेनली फेस पे प्रेजेंट होता है और स्मॉल क्रेटर बना हुआ रहता है। देखो अभी आपको चित्र दिखाऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ये दिखाई दे रहा है, इसको मैंने ज्यादा जूम कर दिया तो थोड़ा सा ये फैल गया, ये इसको कम करता हूं, एक बार छोटा करता हूं क्योंकि फिर ये अच्छा नहीं दिखेगा नहीं तो आपको। अब देखो ठीक है, जैसे कोई मोम पड़ा हुआ हो, मोम की तरह दिखाई देगा ये, और बीच में थोड़ा सा हल्का सा इसमें क्या बना हुआ है दोस्तों, गड्ढा भी बना हुआ है, ठीक है। और ये मेनली किसके ऊपर प्रेजेंट होता है दोस्तों, फेस के ऊपर मेनली क्या होता है, प्रेजेंट होता है। चलो देखो और दिखाता हूं, अभी भी अगर आपको मन नहीं भरा तो ये देखो नोज के ऊपर प्रेजेंट है, और जैसे कोई मोम चिपका दी हो ना, ऐसे लग रहा है जैसे मोम को क्या कर दिया दोस्तों यहाँ पे चिपका दिया हो, ऐसा आपको क्या हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का दिखाई देगा आपको ये। अब देखो नेक्स्ट सेकंड जो होता है ना दोस्तों, सेकंड टाइप है दोस्तों स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, केराटिनोसाइट्स में होता है। इसके जो लीजन होते हैं इनके अंदर क्रेस्ट बना हुआ रहता है, मतलब कि कोई चीज जैसे बाहर निकल के और जम सी गई हो ना, तो ऐसा क्या होता है दोस्तों, जमा सा हुआ रहता है, तो क्रेस्ट सा बना हुआ रहता है। और हो सकता है कि दोस्तों ऊजिंग ऑफ ब्लड हो, वहां से ब्लड भी क्या हो सकता है दोस्तों, निकल सकता है। ऊजिंग ऑफ क्या हो सकता है दोस्तों, ब्लड भी हो सकता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी देखो दिखाता हूं, ये देखो ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये ज्यादातर फेस पे और अपर लिम्स के ऊपर क्या हो जाता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कोई चीज बाहर निकली हो उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर जम गई हो, तो इस प्रकार से ये बना हुआ रहता है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी क्रैटर नहीं बना होता, जो गड्ढा है दोस्तों वो नहीं बना हुआ होता है, ठीक है। CRUST होता है क्रेस्ट की स्पेलिंग, एक बार देख लेना आप लोग ना, क्रेस्ट CRUST होता है।
क्रस्ट है और ओजिंग ऑफ ब्लड रहता है, इसमें ब्लड भी बाहर आ सकता है, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो गया। तीसरा है दोस्तों मेलेनोमा, इसके एक इमेज और दिखाता हूँ। चलो, ये तो मैंने आपको एक इमेज तो दिखाई दी, ये इमेज देख ली, एक इमेज और देखो, एक से समझ में नहीं आएगा। ये देखो, इसमें यहाँ पर जैसे कोई चीज़ बाहर निकली और फिर वो क्या हो गई दोस्तों, जमा हो गई है, तो उस प्रकार का दिखाई देता है। तीसरा जो टाइप है दोस्तों दैट इज मेलेनोमा। मेलेनोमा के अंदर क्या होगा, एक तो इररेगुलर होता है, ये देखो फैलता जा रहा है, कहीं किधर जैसे मन में आए ना उधर फैलता जा रहा है, इररेगुलर। और इसका जो कलर है ना दोस्तों वो वेरी करता है, कलर क्या करता है, वेरी करता है। कई प्रकार का कलर हो सकता है इसका, जैसे ब्लैक, टैन कलर होता है, ब्राउन होता है, ठीक है, ऐसे कलर इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोई चीज नेक्रोसिस हो गई ना, काला काली बिल्कुल ब्लैक सा ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपका तीसरे टाइप का हो गया दोस्तों मेलेनोमा। क्या हो गया, मेलेनोमा हो गया ये आपका, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, तीन है, बेसल सेल से ओरिजिनेट होने वाला बेसल सेल कार्सिनोमा, केराटिनोसाइट से होने वाला स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और मेलेनोसाइट से होने वाला मेलेनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा इन सब में मोस्ट कॉमन है, मेलेनोमा जो है मोस्ट सीवियर है। ये सेल होगी, फिर इन तीनों के नोड्यूल है, मतलब लीजन है, सॉरी। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है इसके अंदर क्रस्ट बनता है, ओजिंग ऑफ ब्लड होता है। बेसल सेल कार्सिनोमा के अंदर क्या बनता है, वैक्सीनोड्यूल बनता है, क्या बनता है, वैक्सीनोड्यूल। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ब्लैक टाइप के लीजन्स बनते हैं, बिल्कुल ब्लैक ब्राउन ऐसे जो लीजन है, इररेगुलर लीजन्स क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं। देखो ये इमेज ये रहा, इररेगुलर है, इररेगुलर ब्लैक ब्राउन ऐसे कलर के लीजन बनते हैं, टेंट ऐसे कलर के क्या बनते हैं दोस्तों, इसके अंदर लीजन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कोई नेक्रोसिस हो गया हो ना, ऐसा दिखता है ये, ऐसे ही कलर हमने इसमें भी देखे थे ना अल्सर के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके रिस्क फैक्टर, इसके बाद इसके रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर, एक तो दोस्तों 60 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उनके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं इसके, पहली चीज। दूसरी चीज, जो गोरे लोग होते हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन के गोरे लोग जो होते हैं दोस्तों, उनके अंदर इनके चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तीसरा है दोस्तों ओवर एक्सपोजर टू सन, सूर्य से ज्यादा एक्सपोजर होना टू सन। क्या तो ऐसे देगा, स्टार लगा लेना, मोस्ट कॉमन रीजन है ये इसका, क्या है दोस्तों, मोस्ट कॉमन रीजन। या फिर ऐसे नहीं देगा तो क्या देगा, अल्ट्रावोलेट रेज, अल्ट्रावोलेट रेज देगा, अल्ट्रावोलेट, ठीक है, उसके कारण होता है। इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, इसके अलावा केमिकल इरिटेंट, ऐसे केमिकल जो इरिटेंट करते हैं स्किन को, उसके कारण भी क्या हो सकते हैं दोस्तों, चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेडिएशन, आयनाइज्ड जो रेडिएशन है मेनली, वो रेडिएशन भी क्या कॉज करवा सकते हैं दोस्तों, ये कॉज करवा सकते हैं। तो रेडिएशन के कारण भी ये हो सकता है, ठीक है। या फिर ज्यादा क्या हो रही है दोस्तों, क्रोनिक, बार बार फ्रीक्वेंट क्या हो रही है, इंजरी हो रही हो, जैसे स्किन लीजन बन रहे हो, तो क्रोनिक स्किन लीजन, एक ही जगह पे बार बार इंजरी हो, ड्यू टू रिपीटेड इंजरी, बार बार इंजरी होने के कारण बन रहा हो, ठीक है। नई स्किन आती है, फिर हो जाती है इंजरी, फिर आती है, फिर इंजरी हो जाती है, तो उसके कारण भी क्या होते हैं दोस्तों, चांसेस, ठीक है। तो ये सब इसके क्या होते हैं, होते हैं जिसके रिस्क फैक्टर हैं। तो और कोई याद न हो ये जरूर याद रख लेना आप इसके। इसके बाद हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है दोस्तों, तो एक तो इसका जो कोई भी जो लीजन है ना दोस्तों वो देखोगे आप, और वो जो लीजन है उसका जो करेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो कलर है या शेप है, आपको पहले कोई नॉर्मल स्किन लीजन बना हुआ है, कोई भी मोल बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है दोस्तों, उसके अंदर कलर में क्या आता है, चेंज आता है, ठीक है। तो चेंज इन द कलर साइज एंड शेप, चेंज इन द कलर साइज एंड शेप ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग लीजन, मतलब कि दोस्तों पहले से किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी लीजन बना हुआ है, लेकिन वो चेंज हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा हो, साइज बढ़ रही हो, ठीक है, उसका शेप जो है दोस्तों वो क्या होता जा रहा है, इरेगुलर होता जा रहा है। तो ये चीज ऐसे पेशेंट के अंदर क्या मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी, वो चीज आपको ऐसे पेशेंटों के अंदर क्या मिलती है दोस्तों, देखने को मिलती है। इसके अलावा क्या हो सकता है दोस्तों ऐसे पेशेंट के अंदर, सिम्टम में अगर हम देखें तो ईचिंग भी प्रेजेंट हो सकती है, तो प्यूराइटिस जो है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, और कुछ केसेस के अंदर ये एब्सेंट भी होता है। इसके अलावा ऊजिंग ऑफ ब्लड,
तो जो ब्लड जो होता है दोस्तों, वो मैंने आपको बताया भी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के अंदर क्या होता है, ब्लड जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके अगर हम मैनेजमेंट देखें तो मैनेजमेंट के अंदर इसके सारे मैनेजमेंट इसमें यूज करते हैं। क्या यूज नहीं करते दोस्तों इसके अंदर, क्रायो सर्जरी यूज करते हैं, मतलब कि नेगेटिव टेम्परेचर का यूज करते हैं, ठीक है, बिल्कुल जैसे फ्रीजिंग जो टेम्परेचर होता है उससे भी नीचे का जो टेम्परेचर है वो यूज करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन गैस यूज की जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं दोस्तों, कीमो सर्जरी यूज करते हैं, कीमो सर्जरी के द्वारा केमिकल का यूज करके, कीमो सर्जरी का मतलब केमिकल, जैसे जिंक ऑक्साइड, उसका हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं, जिंक ऑक्साइड का भी हम क्या करते हैं दोस्तों इसके अंदर यूज करते हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपी का भी यूज करते हैं, कीमोथेरेपी भी इसके अंदर यूज करते हैं। इसके अलावा सर्जिकल एक्सीजन ऑफ द लीजन भी करते हैं, मतलब कि सीधा सर्जरी करके रिमूव करना, तो सर्जिकल एक्सीजन ऑफ द लीजन ये भी करते हैं, तो सर्जिकल एक्सीजन ऑफ द लीजन भी किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कीमोथेरेपी लिख दिया मैंने, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी है वो भी यूज की जाती है, इम्यूनो जो थेरेपी है दोस्तों वो भी क्या की जाती है इसके अंदर यूज की जाती है, ठीक है। तो इसमें कई सारे जो मेथड्स है दोस्तों वो क्या करते हैं हम यूज करते हैं। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों कि क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। देखो डाइटरी मैंने आपको बताया नहीं, फैमिली टेंडेंसी जो है वैसे जेनेटिकली ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर की बात कर रही है, मतलब भाई जेनेटिकली है तो है ही, उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना, अगर पेशेंट की फैमिली के अंदर है तो है, उसको कैसे आप चेंज करोगे, तो इसलिए ये फैक्टर यहाँ पे नहीं आएगा। अमाउंट ऑफ टोबैको यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता है स्किन कैंसर के ऊपर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्सपोजर जो कि मोस्ट कॉमन कॉज भी है, मैंने आपको ये अच्छे से समझाया हुआ भी है, ठीक है। तो जो यूवी जो रेज है दोस्तों, अल्ट्रावायलेट रेज है, ये सन से ओवर एक्सपोजर होता है, उसके कारण क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो लिख लो, देखो स्किन कैंसर का, स्किन कैंसर ब्रैकेट में लिख लो, बेसल सेल कार्सिनोमा का, बेसल सेल कार्सिनोमा का, बेसल सेल कार्सिनोमा का एक रिस्क फैक्टर, एक रिस्क फैक्टर अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज एक्सपोजर भी होता है, एक्सपोजर भी होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहां पर ये मैंने आपको बताया नहीं था, कई बार क्या होता है दोस्तों, जो लिम्फ नोड जो है ना वो भी अफेक्टेड होते हैं इसमें, ठीक है। कार्सिनोमा के अंदर क्या हो सकते हैं, जो लिम्फ नोड है स्किन कैंसर में वो भी अफेक्ट हो सकते हैं, जिसके कारण एक सिम्टम आता है दैट इज लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है। वहां पे लिख लो आप एक बार, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो एक बार, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में लिख लो, लिम्फ एडिनोपैथी, जो लिम्फ नोड है उसको भी क्या कर सकता है, ये अफेक्ट कर सकता है, तो लिम्फ एडिनोपैथी, एडिनोपैथी भी हो सकता है, ठीक है, ये भी लिख लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो सिंपल सा है कि फॉर विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड द नर्स असेस ए क्लाइंट विद मेटास्टेटिक मेलेनोमा, ठीक है, मेलेनोसाइट इफेक्ट हुई है, मेटास्टेटिक है, क्या सिम्टम आएगा, लिम्फ एडिनोपैथी का सिम्टम आता है। ऑयल स्किन दिखाई नहीं देता है, निकोल्स की साइन किसके अंदर आता है, पेम्पिगस वल्गेरिस के अंदर आता है, एरिथीमा ऑफ द पाम है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, किस डिजीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, लिम्फ एडिनोपैथी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जब, अब दोबारा से जल्दी जल्दी रिपीट करा देता हूँ, स्किन कैंसर होता है, मैलिग्नेंट लीजन ऑफ द स्किन होता है, 3 प्रकार का होता है, बेसल सेल कार्सिनोमा होता है एक, दूसरा जो टाइप होता है दोस्तों दैट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तीसरा मेलेनोमा होता है। बेसल सेल कार्सिनोमा में बेसल सेल इफेक्ट होती है, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में मेनली केराटिनोसाइट होती है, और तीसरा जो मेलेनोमा है उसमें मेलेनोसाइट होती है, ठीक है। बेसल सेल कार्सिनोमा जो लीजन होता है वो कैसा होता है, वैक्सी नोड्यूल टाइप का होता है, ठीक है, और इसके बाद क्रस्ट फॉर्म होता है किसमें, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में, और इररेगुलर टाइप का होता है वो किसके अंदर होता है दोस्तों, आपका मेलेनोमा के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, प्रियोराइटिस जो है प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं हो सकता, प्री एग्जिस्टिंग पहले से कोई भी मोल बना हुआ है, उसकी साइज शेप कलर कुछ भी चेंज होता है तो चांसेस होते हैं। ओजिंग ऑफ ब्लड भी क्या हो सकता है दोस्तों, प्रेजेंट हो सकता है, और चौथा क्या हो सकता है, अगर लिम्फ नोड इफेक्ट होते हैं, लिम्फ एडिनोपैथी इसके अंदर दिखाई दे सकता है, ठीक है। बायोप्सी ले सकते हैं इसके अंदर, और स्किन बायोप्सी भी हम ले सकते हैं इस चेक करने के लिए। और दूसरी बात, इसके मैनेजमेंट के अंदर क्रायो सर्जरी करते हैं नाइट्रोजन का यूज करके, ठीक है, कीमो सर्जरी करते हैं जिंक ऑक्साइड का यूज करके, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर कीमोथेरेपी भी यूज की जाती है, इम्यूनोथेरेपी भी यूज की जाती है, सर्जिकल एक्सीजन ऑफ जो लीजन है दोस्तों वो भी किया जा सकता है, ठीक है। तो सब हो गए। निकोल्स का जो साइन होता है वो मैंने आपको बताया था, जैसे रबिंग करते हैं
तो रबिंग के कारण क्या होती है दोस्तों, एपिडर्मिस क्या होती है, रिमूव होती है। तो पैम्पिगस वल्गैरिस के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। पैम्पिगस वल्गैरिस एक बहुत ही फैटल डिसऑर्डर होता है, हमने बताया था उसमें किस प्रकार से उसके अंदर वेसिकल्स हैं जो उनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, तो वो सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी लिम्फेडेनोपैथी। तो लिखो मेटास्टेटिक मेलेनोमा में, मेटास्टेटिक मेलेनोमा में लिम्फ एडिनोपैथी प्रेजेंट हो सकता है, बस बिल्कुल सिंपल, ज्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड टू हैव ए पिग स्किन ग्राफ्ट अप्लाइड टू ए बर्न्ड एरिया। वैसे प्रेशर जो अल्सर है ना दोस्तों, उसके अंदर भी स्किन ग्राफ्टिंग की जा सकती है, ध्यान रखना, प्रेशर अल्सर के अंदर भी की जा सकती है। मैं सिर्फ आज बर्न का ये एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी के सारे जो क्वेश्चन है ना दोस्तों वो मैं आपको कल कराऊंगा, शायद 14-15 क्वेश्चन है, तो ये क्लास कल हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आज सिर्फ ये कराऊंगा क्योंकि स्किन ग्राफ्टिंग जो है ना ये प्रेशर अल्सर में भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर बर्न एरिया के अकॉर्डिंग दे रखे हैं कि विच टाइप ऑफ ग्राफ्ट इज गोइंग टू बी अप्लाइड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। पिग की स्किन से ग्राफ्ट लिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये कितने प्रकार का होता है दोस्तों, ये 4 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है, 4 प्रकार का हो सकता है या 3 प्रकार का हो सकता है, बताओ। तो मेन जो होता है दोस्तों टाइप, पहला जो टाइप है दैट इज आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट का मतलब क्या होगा दोस्तों कि जो पर्सन है ना उसकी खुद की स्किन लेंगे, पर्सन की खुद की क्या लेते हैं दोस्तों, स्किन लेते हैं, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, आइसोग्राफ्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा जो टाइप है दोस्तों दैट इज एलोग्राफ्ट या फिर क्या हो गया दोस्तों आपका होमोग्राफ्ट, ठीक है। एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट, जो एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट होता है दोस्तों, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो स्किन है वो लेते हैं किसी भी दूसरे पर्सन की, लेकिन वो पर्सन क्या होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए। दूसरा पर्सन क्या होना चाहिए दोस्तों, ह्यूमन होना चाहिए वो, ठीक है। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, मतलब सेम स्पेसीज का होना चाहिए, तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, एलोग्राफ्ट या फिर किस नाम जानते हैं, होमोग्राफ्ट के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है दोस्तों जीनोग्राफ्ट। तीसरा क्या होता है दोस्तों, जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट क्या होता है दोस्तों कि जब जो स्पीसीज जो है वो दूसरी हो, या इसे हम किस नाम से जानेंगे, हेटेरोग्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे और किस नाम जानते हैं हम, हेटेरोग्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरी किसी स्पीसीज से, ह्यूमन के अलावा अगर और किसी स्पीसीज से हम लेते हैं दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, जीनोग्राफ्ट या हेटेरोग्राफ्ट के नाम से जानते हैं, जैसे कि पिग स्किन ग्राफ्ट, क्योंकि दूसरी स्पीसीज है, ह्यूमन तो है नहीं है, ठीक है। और चौथा जो होता है दोस्तों वो उसमें ट्विंस से लेते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सिनजेनिक के नाम से जानते हैं। जैसे मैं हूं और मेरा आइडेंटिकल ट्विंस होना चाहिए, ध्यान रखना, ट्विंस भी होना चाहिए, कौन सा, आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विंस होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि डाइजाइगोटिक हो, आइडेंटिकल ट्विंस होना चाहिए, या फिर दोस्तों क्या होना चाहिए, मोनोजाइगोटिक होना चाहिए, ठीक है। नॉन आइडेंटिकल अगर ट्विंस भी है ना, जैसे मेरा नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है कोई, तो भी ये किसके अंदर आएगा दोस्तों, तो भी ये किसके अंदर आएगा, एलोग्राफ्ट के अंदर आएगा, ठीक है। कोई भी दूसरा ह्यूमन, कोई भी मनुष्य दूसरा हो, चाहे वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस ही हो, चाहे वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस ही हो, तो भी दोस्तों किसके अंदर आएगा, वो एलोग्राफ्ट के अंदर आएगा। खुद का लिया है तो क्या कहलाएगा, ऑटोग्राफ्ट कहलाएगा। दूसरे स्पीसीज का लिया है दोस्तों तो क्या कहलाएगा, आपका जीनोग्राफ्ट कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, जीनोग्राफ्ट कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा दोस्तों, हेटेरोग्राफ्ट कहलाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। आइसोग्राफ्ट मतलब खुद का, सेल्फ का, जो पेशेंट है उसकी खुद की स्किन लेंगे हम, ठीक है। ज्यादातर जो स्किन जैसे थाई से ली जाती है, बटक से ली जाती है, अपर आर्म से ली जाती है, फोर आर्म से ली जाती है, खुद की स्किन पेशेंट के अप्लाई कर देंगे, क्या कहलाएगा, आइसोग्राफ्ट कहलाएगा, ठीक है। दूसरा है एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट, ये किसके अंदर लेंगे, नॉन आइडेंटिकल के अंदर लेंगे, ठीक है। नॉन आइडेंटिकल मतलब चाहे दूसरा कोई भी पर्सन हो, वो ह्यूमन होना चाहिए, स्पीसीज मनुष्य की होनी चाहिए, होमो सैपियंस होनी चाहिए वो, ठीक है। उसका अगर हम ले रहे हैं दोस्तों, उसे हम एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या है, जीनोग्राफ्ट या हेटेरोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट या हेटेरोग्राफ्ट क्या होता है दोस्तों कि किसी दूसरी स्पीसीज का ले रहे हैं, जैसे पिग की स्किन हमने यूज की है, तो वो क्या कहलाएगा, जीनोग्राफ्ट या हेटेरोग्राफ्ट कहलाएगा। और लास्ट जो है दोस्तों वो आपका कौन सा है, सिनर्जेनिक ग्राफ्ट हो गया। तो सिनर्जेनिक जो ग्राफ्ट है दोस्तों, सिनजेनिक जो ग्राफ्ट है, इसके अंदर क्या होता है, आइडेंटिकल जो ट्विंस हैं, ठीक है। सिनजेनिक ग्राफ्ट के अंदर क्या होते हैं, ट्विंस होगा, लेकिन वो आइडेंटिकल होना चाहिए, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, सिनजेनिक ग्राफ्ट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, ये ग्राफ्ट होते हैं। ध्यान रखना, स्किन ग्राफ्टिंग सिर्फ बर्न में नहीं,
स्किन ग्राफ्टिंग सिर्फ बर्न में नहीं, किसमें और की जाती है दोस्तों, बर्न के साथ साथ ये जो स्किन ग्राफ्टिंग है ये प्रेशर अल्सर में भी कर सकते हैं। प्रेशर अल्सर के अंदर भी स्किन ग्राफ्टिंग क्या है, की जा सकती है। ठीक है, अब आपको 2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं बस। अब मैं लास्ट में लेके जा रहा हूं, आप लास्ट में पहुंच जाओ, कहां पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंच जाओ। ये 2 क्वेश्चन कराऊंगा, तो फिर कल सिर्फ किसके क्वेश्चन बचेंगे, आपके बर्न के क्वेश्चन बचेंगे, फिर वो मैं एक क्लास में आपके खत्म करवा दूंगा। ठीक है, देखो एसाइक्लोविर एक एंटीवायरल ड्रग होती है, 0.8 ग्राम बाय माउथ इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विद हर्पिस जोस्टर। ठीक है, एक क्लाइंट दोस्तों उसको क्या हो रहा है, हर्पिस जोस्टर हो रहा है। द ओरल सस्पेंशन कंटेन, जो ड्रग दे रहे हैं वो 200 mg पर 5 ml दे रहे हैं। कितना सॉल्यूशन है, कितना दोगे आप उसको, ये दे रखा है 0.8 ग्राम देना है उसको। हमारे पास जो सॉल्यूशन अवेलेबल है वो 5 ml में कितना है, 200 mg, तो कितना दोगे वो बाद में बात करेंगे, काम का नहीं है हमारे बिल्कुल भी। ये तो बहुत सिंपल चीज है। पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों कि हर्पिस जोस्टर क्या होता है या सिंजल्स क्या होता है। हर्पिस जोस्टर या जो सिंजल्स है दोस्तों वो क्या होता है, हर्पिस जोस्टर या जो सिंजल्स है वो क्या होता है। हर्पिस जोस्टर और सिंजल्स जो है दोस्तों ये एक्यूट वायरल इंफेक्शन होता है, एक्यूट वायरल इंफेक्शन होता है, एक्यूट वायरल इंफेक्शन होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जो जोस्टर है दोस्तों वो इसका क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट होता है। वेरिसेला जोस्टर इसका क्या होता है, एक वायरस है वेरिसेला जोस्टर, वो इसका क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट होता है। लेकिन ज्यादातर ये डायरेक्टली नहीं होता दोस्तों। हर्पिस जोस्टर सिंजल्स किसमें प्रेजेंट होता है दोस्तों, किसी भी पेशेंट के अंदर ये वेरिसेला जोस्टर पड़ा हुआ है लेकिन कोई डिजीज नहीं कर रहा, तो उसे हम लेटेंट फॉर्म बोलेंगे। किस नाम जानेंगे, लेटेंट फॉर्म। अब वो लेटेंट फॉर्म में कैसे आएगा भाई, किसी भी पर्सन को मान लो कि पहले क्या हुआ है दोस्तों, चिकन पॉक्स हुआ है। क्या हुआ है, चिकन पॉक्स हुआ है। और चिकन पॉक्स के जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है दोस्तों, वेरिसेला जोस्टर है। तो उस पेशेंट के अंदर जब कभी भी दोस्तों वो इम्यूनोसुप्रेशन होगा, कभी भी उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, इम्यूनिटी उसकी क्या होगी दोस्तों, डाउन होगी। मतलब कि क्या होगा, इम्यूनोसुप्रेशन होगा। जब उस पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन होगी, किसी भी कारण से हो सकता है, ल्यूकेमिया भी हो सकता है उसको, ठीक है, लिम्फोमा हो सकता है उसको, तो किसी भी कारण से अगर उसकी इम्यूनिटी डाउन हुई है ना दोस्तों, उस कंडीशन के अंदर ये एक्टिव होगा और जो एक्यूट वायरल इंफेक्शन कोज करेगा, जिसे हम किस नाम से जानेंगे, हर्पिस जोस्टर के नाम से जानेंगे, या इसे हम और किस नाम से जानते हैं, सिंजेल्स के नाम से जानते हैं। अब कई बार जरूरी नहीं है कि उस पेशेंट को चिकन पॉक्स हुआ ही हो सकता है कि वो पर्सन जो है दोस्तों वो एक्सपोज्ड टू चिकन पॉक्स पेशेंट, किसी भी पेशेंट को जिसको चिकन पॉक्स हुआ था उस पेशेंट से वो क्या हो गया हो दोस्तों, एक्सपोज हो गया हो। ठीक है, उससे क्या हुआ हो दोस्तों, एक्सपोज हो गया हो। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, हर्पिस जोस्टर या जो सिंजेल्स है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, क्या है, एक्यूट वायरल इंफेक्शन है, डायरेक्टली नहीं होता। किसी भी पेशेंट को क्या तो पहले चिकन पॉक्स हुआ हो या फिर उस ऐसे पेशेंट के एक्सपोज में रहा हुआ हो, तो उसके कारण होता है। पॉजिटिव एजेंट क्या है, वेरिसेल जोस्टर है। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर इसका क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव एजेंट होता है। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट होंगे दोस्तों इसके अंदर, तो पेशेंट जो है, हाँ, इसका ज्यादातर ये साइट कौन सी प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं दोस्तों। तो जो हमारी पेरिफेरल नर्व जिस वे में जा रही है, उन पेरिफेरल नर्व के रास्ते में क्या होता है दोस्तों, ये वायरस अटैक करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि साइट क्या होती है, अलोंग विद पेरिफेरल नर्व। पेरिफेरल नर्व, जो पेरिफेरल नर्व जिस रूट से जा रही है उसी रूट से दोस्तों ये इन्फेक्शन क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, उसी रूट पे होता है ये, तो अलोंग विद पेरिफेरल नर्व होता है ये। इसी कारण जब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आता है तो एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देता है पैरास्थीसिया। ठीक है, नम्बनेस एंड टिंगलिंग ऐसे सिम्टम्स उसके अंदर क्या हो सकते हैं, पैरास्थीसिया ऐसे सिम्टम्स उसके अंदर क्या हो सकते हैं दोस्तों, प्रेजेंट हो सकते हैं। तो पैरास्थीसिया का जो सिम्टम है वो इसके कारण ऐसे पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्यूराइटिस हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, प्यूराइटिस मतलब इचिंग भी हो सकती है, पेन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये मत पूछना कि वेसिकल्स क्या है, मैंने आपको कल अच्छी से डिटेल में वेसिकल्स मैंने आपको समझाया था दोस्तों। ठीक है, अच्छे से समझाया था मैंने आपको, मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, याद रखो, मैक्यूल, पेप्यूल और वेसिकल, प्लेक और बुल्ली, पांचों चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। तो इसके अंदर वेसिकल्स का क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेशन होता है। चलो आपको बता देता हूं, 1 सेंटीमीटर से कम होने चाहिए, साथ के अंदर उनके अंदर फ्लूइड क्या होना चाहिए, फिल्ड होना चाहिए। देखो बिल्कुल छोटे छोटे डॉट, और सबके अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। ये देखो छोटे छोटे बने हुए हैं और इनके अंदर क्या भरा हुआ है दोस्तों, फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये क्या है दोस्तों, ये हर्पिस जोस्टर या सिंजेल्स है। ये हर्पिस जोस्टर और क्या है ये दोस्तों, सिंजेल्स है। ठीक है, अब इसके अंदर
इस पेशेंट के अंदर क्या होगा दोस्तों, मैनेजमेंट में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा याद रख लो, एंटी वायरल ड्रग्स यूज करेंगे, एंटी वायरल यूज करेंगे, जैसे कि एसाइक्लोवीर या वेला साइक्लोवीर यूज कर लो, वेला साइक्लोवीर यूज कर लो, ठीक है। एंटी इंफ्लामेटरी भी यूज करते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी, ठीक है, बस खत्म, कुछ नहीं याद करना। अब उस क्वेश्चन पे आ जाओ, वो तो कुछ अलग ही क्वेश्चन है, उसका कोई हमारे इससे लेना देना भी नहीं था, पर मेरे को डिजीज समझाना जरूरी था, क्योंकि कहाँ समझाता, क्योंकि जहां नाम आएगा वहां मुझे समझाना जरूरी है आप लोगों को। अब देखो क्वेश्चन सिंपल है, वही है, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम ही है, मेरे को लगता नहीं कि आपको समझाने की जरूरत है। देखो डिजायर्ड डोज कितनी है, 0.8 ग्राम है, और अवेलेबल जो डोज है दोस्तों वो 200 mg है, कितने ml में, 5 ml में। तो आपको निकालना है कि कितनी दोगे आप, तो यहां पर x ml, हमें नहीं पता कितनी ml देंगे, लेकिन ये 0.8 क्या है दोस्तों, ग्राम है। अब 0.8 ग्राम को आप किस में बदलोगे, mg में बदलोगे, तो 0.8 जो ग्राम है दोस्तों उसको mg में बदलने के लिए कितने से गुणा करोगे आप, 1000 से गुणा करोगे, यहां पर दशमलव उठाओगे, ये 0 हट गया, तो कितना हो गया दोस्तों, ये 800 mg हो गया। वैसे तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकालने की जरूरत भी नहीं है। देखो 5 ml में 200 mg है, तो 800 4 गुना हो जाएगी, तो 20 ml हो गया, 20 ml। लेकिन अगर आप फिर भी निकालना चाहो तो ऐसे निकालो, इसको यहां लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो 200 गुणा में x हो गया बरोबर 800 गुणा में 5 हो गया, x बरोबर ये 200 नीचे आ जाएगा, तो 800 गुणा में 5 बटे में 200, 200 एकम 200, 200 चौक 800 और 5 चौक 20, कितने देंगे, 20 ml दे देंगे बस, ठीक है। तो ये लिखवाऊंगा नहीं मैं, आज लिखवाने वाले बहुत कम आए हैं ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस एक लाइन याद रखनी है इसको, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे है नहीं ये, ठीक है। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, ठीक है। जो फैसिया जो होता है ना दोस्तों, उसका क्या है, जो कनेक्टिव टिश्यूज के जो बंडल्स जो होते हैं हमारे, सबक्यूटेनियस जो टिश्यू होता है ना वो भी सुपीरियर फैसिया कहलाता है। सबक्यूटेनियस जो टिश्यू होता है दोस्तों वो भी क्या कहलाता है, सुपीरियर फैसिया। और सबक्यूटेनियस टिश्यूज के नीचे नीचे जो कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वो डीप फैसिया कहलाएंगे। तो उनके अंदर अगर क्या हो जाए दोस्तों, इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, जो कि कौन सी टाइप का, नेक्रोसिस टाइप का, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस के नाम से जानते हैं। और ये कभी भी जो होता है ना दोस्तों, उसके कारण क्या होगा, तो भाई ऊपर की लेयर क्या होगी, अल्टर्ड होगी, और उसके अल्टर्ड होने से क्या होगा दोस्तों, स्किन की इंटीग्रिटी में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। बस सिंपल से याद रखना है कि भाई नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस के अंदर प्राइमरी कंसर्न नर्स किस पे देती है, कि स्किन की इंटीग्रिटी क्या होगी दोस्तों, ब्रेकडाउन होगी। देखो मैं सिंपल समझाता हूं, जैसे ये एपिडर्मिस लेयर है, ये क्या है, डर्मिस लेयर है, तो इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, फैसिया प्रेजेंट होता है। ये क्या प्रेजेंट होता है, फैसिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। बंडल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये, या आप मानो तो सुपीरियर फैसिया होता है क्या, सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो बस इसमें लिख लो, इसमें लिख लो कि नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, लिखो नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, ये लास्ट में मिलेंगे क्वेश्चन आपको, कहीं आप उधर ढूंढने के लिए जाओ। फैसाइटिस में नर्स प्राइमरी कंसर्न, मैं इस डिजीज को भी पढ़ा दूं, पढ़ाने में तो आपको, लेकिन फिर है ना आपको बिना बात ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो आप सोचोगे एक इंपॉर्टेंट है, और जबकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है नहीं है, स्किन इंटीग्रिटी पर देती है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा आपको, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, स्किन इंटीग्रिटी ब्रेक डाउन होता है इसके अंदर, ठीक है, नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस में, बस इतना याद रखना है आपको। चलो वापस से रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस में स्किन इंटीग्रिटी का लॉस होता है, हर्पिस जोस्टर है उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया, हर चीज हमने पढ़ ली है, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत है, यहाँ पर और कुछ ऐसी चीज है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पिग ग्राफ्ट से हम एलोग्राफ्ट लगाते हैं, इसको लिखा नहीं, इसको लिख लो, देखो अगर 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 पिग स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है, पिग स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है तो इसे जीनोग्राफ्ट और हेटेरोग्राफ्ट कहते हैं, तो इसे जीनोग्राफ्ट और हेटेरोग्राफ्ट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो,
एक क्वेश्चन और है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं, ये भी करो एक बार। एक क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर मैलिग्नेंट मेलेनोमा दैट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग ए रूटीन आई एग्जामिनेशन फॉर विच प्रेफर्ड ट्रीटमेंट डज द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू बी शेड्यूल्ड। दोस्तों मेलेनोमा जो है ना वो आइज को भी क्या कर सकता है, इंक्लूड कर सकता है, और अगर आइज पे इंक्लूड हो गया ना तो ये बहुत जल्दी आगे फैलता है। तो इसका एक ही ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, आई बोलकर रिमूवल होना, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एन्यूक्लिएशन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे पेशेंट के अंदर जिसके अंदर जो मैलिग्नेंट जो मेलेनोमा है, मेलेनोमा स्किन कैंसर है, मैंने आपको बताया था कि स्किन कैंसर के 3 टाइप होते हैं, बेसल सेल, स्क्वेमस और मेलेनोमा। मेलेनोमा अगर उसने आई को भी दोस्तों वो कर लिया ना, आई तक भी अगर ये पहुंच गया तो उसके कारण जो आई है उसके अंदर बहुत जल्दी से वो डीपर टिश्यूज तक क्या करता है, जाता है। तो इसके कारण आपको क्या करना पड़ता है, आई बॉल को रिमूव करना पड़ता है। इस प्रोसीजर हम किस नाम से जानते हैं, एन्यूक्लिएशन के नाम से जानते हैं। तो प्रेफर्ड जो ट्रीटमेंट है अगर मेलेनोमा आई तक पहुंच गया दोस्तों तो क्या होता है, एन्यूक्लिएशन होता है। क्या होता है, एन्यूक्लिएशन हो गया होता है। लिखो लिखो, अगर ऐसे लिख लो, मैलिग्नेंट मेलेनोमा अगर आइज को अफेक्ट करता है, अगर आइज को अफेक्ट करता है तो इसका ट्रीटमेंट एन्यूक्लिएशन होता है। इसका ट्रीटमेंट एन्यूक्लिएशन होता है। तो इसका ट्रीटमेंट एन्यूक्लिएशन होता है। ठीक है, चलो ऐसे देखने से कुछ तो मिला। ये मैंने आपको बताया दिया दोस्तों कि क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा मेटास्टेटिक मेलेनोमा के अंदर। तो वो क्या देखने को मिलता है, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलता है। ठीक है, क्या कोज होता है स्किन कैंसर का, तो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। ये आपको समझाने की जरूरत ही नहीं मुझे। यहाँ पर ये देखो आप कौन से टाइप का है, ये तो स्टेज 2 है। डायग्राम देखते जाओ, वैक्यूम असिस्टेड है। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा, एलिग्नेट हाइड्रोकोलोइड है ये, यहाँ पे हाइड्रोजेल है, पॉलीयूरेथेन है, हाइड्रोकोलोइड है, एलिग्नेट है। इसके बाद में है हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन। भाई एक्स लगाना था और वो एक्स हमने कहाँ लगा दिया, सैक्रम्पियम में लगा दिया। बस ये छोटी सी क्लास थी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार की दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि सर ये चीज़ होनी चाहिए क्लास के अंदर, ये और इंक्लूड होना चाहिए, तो आप अपनी ओपिनियन कमेंट के थ्रू हमें दे सकते हैं। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ कमेंट के लिए। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।